कल सभी लोग अटेंड किए होंगे। कल मैं 2 पोर्ट नेटवर्क डील कर रहा था, तो आज अपना सेकंड क्लास है बोला, जेड पैरामीटर के बारे में पढ़ रहे थे। अब अगर अपने को डिस्कशन करना है, कल वाला चल रहा था जेड पैरामीटर, तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन लिख रहा हूं बोला, फाइंड impedance parameter for a given below network, एक नेटवर्क बना रहा हूं मैं, ये ZA लिखा, ये भी ZA लिखा, दिस वन इज द ZB, ये ठीक है, ओके। इसको बोलते हैं लैटिस नेटवर्क। अगर इस फिगर के बारे में आप नहीं जानते हो तो इसको बोलते हैं लैटिस नेटवर्क। स्ट्रक्चर का नाम ये V1 I1 हमको लिखते आना चाहिए हमेशा, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी बना नहीं होगा, टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल करंट नहीं बना होता है, आपको मेंशन करते आना चाहिए टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट, ये आपको मेंशन करते आना चाहिए। इस फिगर को आप बोलते हो लैटिस नेटवर्क, लैटिस नेटवर्क, ओके। दो टाइप के इंपेडेंस है, एक सीरीज आर्म इंपेडेंस है, एक शंट आर्म इंपेडेंस है। ये आपके पास ZA लगा और ये ZB आपके पास लगा हुआ है, तो दो टाइप की इंपेडेंस है, ZA और ZB। टोटल 4 इंपेडेंस है, बट टाइप्स जो है वो 2 है, ZA और एक ZB, वैल्यू वाइज 2 है। तो फाइंड इंपेडेंस पैरामीटर फॉर ए गिवन बिलो फिगर, एक फिगर बना, एक लैटिस नेटवर्क बना हुआ है। ये दिखा आपके पास एक लैटिस नेटवर्क है बोला, और इस नेटवर्क में अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना मैं इसका मॉडिफाइड फॉर्म बनाता हूँ। हमेशा ध्यान रखूँ, एक लैटिस नेटवर्क का मॉडिफाइड फॉर्म सभी को आना चाहिए, जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट्स, जितने लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं। कैसा मॉडिफाइड फॉर्म कि अगर आप लैटिस नेटवर्क की बात कर रहे हो तो ये एक ब्रिज का फॉर्म होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। एक ब्रिज का फॉर्म होता है बोला, कैसे ब्रिज का फॉर्म होता है, अगर मैं दोनों फिगर को बना दे रहा हूँ, दोनों फिगर को मतलब ये एक मॉडिफाइड फिगर बना दे रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ ये V2 है, यहाँ से एक I2 करंट फ्लो हो रहा है। ध्यान से देखना, ये फिगर और वो फिगर आइडेंटिकल फिगर है, तो बोथ आर आइडेंटिकल फिगर, पता है आपके पास आइडेंटिकल फिगर है, ठीक है। ये V1, यहाँ से पोर्ट करंट I1, ये V1, ये माइनस द V1, तो V1 I1 है। इस जगह पे देखो, आपके पास ध्यान रखना, इस जगह पे, इस जगह से आपके पास जो I1 है 2 पार्ट्स में जा रहा है, ZA और ZB में जा रहा है। तो देखो I1 जो है ये वाला पॉइंट से है, इस वाले को A लिख देता हूँ आपके लिए, ये A लिख देता हूँ, तो देखो वहाँ पे भी A यही है, ये जो पॉइंट है आपके पास A है। A पॉइंट से दो चीज़ें कनेक्टेड है, ZA और ZB। जो ZA कनेक्टेड है वो आउटपुट टर्मिनल के इस वाली जगह से कनेक्टेड है, इसको मैं B लिख दे रहा, ध्यान से देखना, आपको दिखेगा बोथ फिगर्स आर आइडेंटिकल। तो देखो इस वाले टर्मिनल को मैं B लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, आपके पास B लिख दिया, मैं ये B लिख दिया। तो देखो आपके पास A से B के बीच में ZA कनेक्टेड है, A से B के बीच में ZA कनेक्टेड है। अगर इसको C लिख दूँ, ध्यान देखना, इसको C लिख दूँ तो C पता है V2 का ये वाला टर्मिनल है। बताओ A से C के बीच में क्या कनेक्टेड है, A से C के बीच में ZB कनेक्टेड है, देखो जरा A से C के बीच में ZB कनेक्टेड है। अगर इसको मैं D लिख दूँ, D, पता आपके पास B से D के बीच में ZB कनेक्टेड है, B से D के बीच में, ये देखो आपके पास D है, ये टर्मिनल इस D। C से D के बीच में क्या है, C से D के बीच में, C से D के बीच में ZA है, तो देखो ADBC लिखा, मैं ABCD ऐसा लिखा, यही 4 टर्म वहाँ बने हुए हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं, बोथ फिगर्स आर आइडेंटिकल फिगर, आइडेंटिकल फिगर, तो आपको दिखेगा आइडेंटिकल फिगर। ध्यान से आप देखेंगे। अभी तो क्या आसान क्यों है, क्योंकि 2 ही टाइप के इंपेडेंस है, ZA और ZB। अगर इसको मैं 4 अलग अलग टाइप के इंपेडेंस कर दूं तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप किसको कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो। अभी 2 ही टाइप के इंपेडेंस है, इसलिए बड़ा टफ नहीं है, बोथ फिगर्स आर आइडेंटिकल फिगर, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बोला, बड़े इजीली आप देख सकते हो बोला, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को जेड पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो मैं डेफिनेशन लिखूँ क्या, आप जानते हो कि Z11 क्या होता है, 1/1 V1/I1, 1/1 वोल्टेज बाय करंट, I1 है तो I2 = 0, ये Z11 होता है, ये Z11 होता है बोला। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो आपके पास Z11 है, Z12 लिख रहा हूँ, तो Z12 की वैल्यू जो होता है आपके पास वो 1/2 होता है, तो V1/I2 when I1 = 0, ये देखो, ये आपके पास Z12 लिखा, मैं Z12 लिखा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो, अगर मैं Z21 लिख रहा हूँ तो Z21 क्या होगा पता है, 2/1 V2/I1 when I2 = 0,
और Z22 क्या होगा, तो Z22 होता है 2/2 V2/I2 when I1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है चार डेफिनेशन को। कैसे, जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें आउटपुट ओपन सर्किट है, और नीचे वाला पार्ट में अगर मैं बोलूँ कि रिमार्क्स क्या है, इसमें कॉमन चीज़ क्या है, आउटपुट इक्वल टू ओपन सर्किट। क्यों, I2 0 ना भाई दोनों कंडीशंस में, इसमें इनपुट ओपन सर्किट। तो चार डेफिनेशन को दो में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है मैं दो फिगर अगर ड्रॉ करूँ, अगर मैं आउटपुट को ओपन सर्किट करूँ तो आउटपुट को ओपन सर्किट करने से Z11 और Z21 निकाला जा सकता है। अलग बात है दोनों का डेफिनेशन अलग है लेकिन कंडीशन सेम है। और अगर इनपुट को ओपन करूँ तो Z12 और Z22 फाइंड आउट किया जा सकता है। तो मैं चार की जगह दो बात भी कर सकता हूँ, क्योंकि एक कंडीशन दो ही है, या तो आउटपुट ओपन या तो इनपुट ओपन। तो आउटपुट को ओपन करूंगा दो चीज़ निकालूंगा, इनपुट को ओपन करूंगा दो चीज़ निकालूंगा। तो मेरे दो फिगर से काम हो सकते हैं बोला, मेरे दो फिगर से काम हो सकते हैं बोला, दो फिगर से। अब देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखते रहना बोला, जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं बोला। क्यों, अब अगर मैं बोलूं कि देखो आउटपुट ओपन है आपके पास, या इनपुट, इनपुट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं आउटपुट को ओपन करूंगा तो आउटपुट मतलब I2 इक्वल टू 0, I2 की वैल्यू 0, दैट मीन द आउटपुट इज ओपन सर्किटेड। तो मैं आप एक न्यू फिगर बना रहे हैं और अपन हेडिंग डाल रहे हैं, हेडिंग डाल रहे बोला कैलकुलेशन ऑफ Z11 एंड Z11 एंड Z21 ना, Z11 एंड Z21। क्यों Z11 के साथ Z21 कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि मैं ना I2 को 0 पुट करने वाला हूं। सोचो आउटपुट करंट जो है वो ओपन सर्किटेड, I2 की वैल्यू 0, Z11 एंड Z21 दे दिस वन। अगर मैं आउटपुट जो ओपन सर्किटेड बोल रहा हूँ, आउटपुट अगर ओपन सर्किटेड है, आउटपुट अगर ओपन सर्किटेड है तो इनपुट से करंट आ रहा है। अब ध्यान से देखना, आउटपुट अगर ओपन सर्किटेड है तो यहाँ से करंट जो आएगा, यहाँ से जो करंट आएगा वो करंट यहाँ पे भी जाएगा। ओके, जो करंट यहाँ से आएगा वो करंट यहाँ पे भी जाएगा। इसका मतलब अगर ये दोनों में करंट सेम है तो ये सीरीज हुआ, ये दोनों में करंट सेम है तो ये भी सीरीज हुआ। और मैं बोल रहा हूं कि देखो ये जो सीरीज इंपेडेंस है ये ZA प्लस ZB है, और ये भी सीरीज इंपेडेंस ZA प्लस ZB है, क्योंकि सीरीज में इंपेडेंस ऐड होता है। अगर दो सेम इंपेडेंस में अगर आपको I1 करंट ऊपर से आ रहा है तो करंट डिवाइडर रूल यूज करेंगे, क्योंकि टू एलिमेंट्स पैरेलल कनेक्टेड है और सेम इंपेडेंस है, इसलिए करंट इक्वली डिवाइड होगा। तो इस साइड भी I1/2 जाएगा और इस साइड भी I1/2 जाएगा। ये आपके कॉपी का नया फिगर बन रहा है बोला I2 इक्वल टू 0 के लिए। तो कैलकुलेशन ऑफ Z11 और Z21 का हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। मैं बोला आउटपुट इज ओपन सर्किटेड, अगर आउटपुट ओपन सर्किट है तो यहाँ से करंट सेम फ्लो होगा, यहाँ पे भी करंट सेम फ्लो होगा। जब सेम करंट फ्लो होता है दो एलिमेंट में तो एलिमेंट सीरीज में होते हैं, सेम करंट फ्लो होता है तो एलिमेंट सीरीज में होते हैं, सीरीज में इंपेडेंस ऐड हो सकते हैं। फिर बाद में हम देखें कि इसका इंपेडेंस ZA प्लस ZB है, इसका इंपेडेंस ZA प्लस ZB है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, करंट इक्वली डिवाइड हो सकता है I1 फ्रॉम द करंट डिवाइडर रूल। तो I1/2 पूरा ऐसा फ्लो हो रहा है नीचे तक, और I1/2 पूरा फ्लो हो रहा है नीचे तक। ठीक है, ये हो गया आपके पास कैलकुलेशन बेसिक। अब निकालना क्या है, निकालना अपने को ये है कि अपने को निकालना है V1/I1। तो वोल्टेज V1 है तो V1 पे फोकस करेंगे, और सेकंड में निकालना है V2 तो V2 पे फोकस करेंगे। ध्यान देखना ध्यान से। ओके, क्या कर रहा हूँ, मेरे को V1 पे जब लगाना है तो क्या करूँगा पता मैं आपको, देखो कलर चेंज कर रहा हूँ, कलरफुल पेन होना चाहिए कभी कभी आपके पास। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको कलरफुल पेन रखना चाहिए, स्केच पेन रखना चाहिए कहीं पे नीड पड़े तो। अब मेरे को ना KVL कंप्लीट करने के लिए मेरी जगह ये है, डॉट डाल दे रहा हूँ, यहाँ वापस आना पड़ेगा भाई। KVL मतलब सेम जगह पे वापस आना पड़ेगा। अब कोई बोले कि सर किस रास्ते से आए, कोई भी रास्ता अप्लाई करो, नेटवर्क का रास्ता है, रास्ता चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है। अगर आप ये रास्ता यूज करके यहाँ तक आओगे तो भी आंसर सेम आएगा, अगर आप रास्ता यूज करके आओगे तो भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि आपके रास्ता चेंज करने से नेटवर्क के आंसर चेंज नहीं होते। नेटवर्क के आंसर उनके चेंज होते हैं जिनको ना नेटवर्क नहीं आता, जिनको ना नेटवर्क का रास्ता सही तरीके से फॉलो करना नहीं आता। तो जिसको नेटवर्क का रास्ता फॉलो करना नहीं आता सिर्फ उन्हीं के आंसर गलत आते हैं, जिनको आता है उनके आंसर कभी गलत नहीं आ सकते। नेटवर्क का एक ही आंसर होता है, कुछ भी करो आप, आपको वापस आना था, आप कोई भी रास्ता यूज कर लो, ये होगा पहला। दूसरा कि अगर मैं बोलूं कि मेरे को V2/I1 निकालना है, तो देखो ये V2 है। अब V2/I1 निकालना तो मैं कैसे करूँ, तो V2/I1 निकालना तो देखो मैं कैसे करूँगा, ऊपर भी नीचे भी KVL लगा सकता हूँ, ऊपर भी, मेरी चॉइस है ना। मेरे को वापस आना इस जगह पे, डॉट डाला, ये देखो वापस आ गया, ये देखो ये वापस आ गया। इसका तो मैं यहाँ पे KVL लगाऊंगा सेकंड वाला, और जो ग्रीन वाला है वो पहले में KVL लगाऊंगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ग्रीन KVL लगाता हूँ, KVL
ये केवीएल फॉलो कर रहा हूँ और मैं बोला ग्रीन कलर भी यूज कर लिया और ग्रीन लिख भी दिया। जो पाथ है आपके पास, जो रास्ता है, वो ग्रीन वाला कलर का यूज करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर ब्लैक वाला यूज करूँगा। तो ग्रीन वाले में अगर मैं केवीएल लगा रहा हूँ तो कितना हो गया, -V1। फिर मैं इधर आ रहा हूँ तो I1/2 करंट फ्लो हो रहा था, I1/2 करंट फ्लो हो रहा था और ग्रीन कलर का पाथ को फॉलो कर रहा था, ZB में मल्टीप्लाई हो गया, ओके। फिर I1/2 के पाथ को फॉलो कर रहा था और ZA में मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 0। तो V1/I1 की वैल्यू कितना होगा, V1/I1 की वैल्यू ZA + ZB/2, ये आ गया Z11, आ गया अपना आंसर, आ गया, बोला ये आ गया। अगर मैं बोलूँ कि चलो ब्लैक वाला पाथ यूज करता हूँ, मैं केवीएल लगा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ब्लैक से लिख रहा हूँ, पाथ भी ब्लैक वाला है। तो मैं V2 पे केवीएल लगाया, V2 लिखा -V2। फिर मैं देखा कि करंट तो नीचे आ रहा है, मेरा ब्लैक वाला पाथ ऊपर जा रहा है, ये करंट I1/2 नीचे आ रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो अपोज कर रहा है हमारे पाथ को, I1/2 अपोज कर रहा है, तो -I1/2 इंटू ZA। फिर हम ब्लैक में घूमते हुए आ रहे हैं तो I1/2 इधर वाला सपोर्ट कर रहा है। तो जब आप किसी पाथ में घूमते हो और ब्रांच करंट सपोर्ट करता है तो अच्छी बात है, अपोज करता है तो माइनस होगा। तो पता है V2/I1 की वैल्यू कितना आ गया, देखो V2/I1 की Z21 की वैल्यू कितना आ गया, Z21 की वैल्यू आ गया ZB - ZA/2, ये Z21 आ गया, सॉल्व हो गया। ये कभी कभी लोग इतनी सी चीज़ में भी डाउट में आ जाते हैं, जिन लोगों को केवीएल वगैरह अच्छे से नहीं आता। तो ये ब्लैक कलर में केवीएल लगाए और ये ग्रीन कलर में केवीएल लगाए, 2 केवीएल लगाए, किसी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, बोला। देखो ध्यान से, तो पूरा प्रॉपर आप बोर्ड में देख रहे होंगे, प्रॉपर नोट कर रहे होंगे। तो Z11 और Z21 निकल गया, बोला सिंपल था। Z11 और Z21 फाइंड आउट कर लिए, बोले अपन। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग हो सकता है कैलकुलेशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ Z12 एंड Z22, कैलकुलेशन ऑफ Z12 एंड Z22। ये अगर Z12 और Z22 निकालना तो कंडीशन क्या है, इनपुट इज ओपन सर्किटेड, पता है, इनपुट करंट को 0 कर रहा हूं। फिगर एक बार और ड्रॉ कर रहा हूं आपके कारण, फिगर और एक बार ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा साइज छोटा रखूंगा फिगर का। ZA ZB के नीचे ZA था। फिर मैं आपको कुछ वर्क भी दूंगा थोड़ी देर में, पेन कॉपी लेके, फिर आप रेडी रहना, बोला। अभी आपको वर्क भी दूंगा, आपसे सॉल्व भी कराऊंगा। तो आज तो हम पढ़ेंगे भी, आपका थॉट प्रोसेस भी चेक करेंगे, रेडी रहना। किसी को अगर अच्छा खासा आता हो वो भी रेडी रहना, बोला। ये V1, ये वोल्टेज है, और ये करंट 0, करंट 0 से वोल्टेज 0 नहीं होता। ऐसा नहीं कि I1 0 मतलब V1 0, ऐसा नहीं होता कभी। ये V2 और ये I2, द पोर्ट वोल्टेज, पोर्ट करंट, ठीक है, ओके। तो ये ZA ZB था और ZA के नीचे ZB, यार ये फिगर बन गया। बट I1 की वैल्यू 0 है। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं Z12 और Z22। अगर मैं Z22 फाइंड आउट करना चाहता हूँ, अब देखो मेरे पास क्या हो रहा है कि मैं I2 यहाँ पहुँचा, ऊपर से करंट 0 आ रहा है, इसका मतलब इस ZA से जो भी करंट जाएगा उस ZB तक फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ करंट दोनों सीरीज में, ये ऊपर वाले दोनों सीरीज में है और ये नीचे वाले दोनों सीरीज में है, और ये नीचे और ऊपर पैरेलल में है। तो I2/2 यहाँ गया, ऊपर का इंपेडेंस पता है कितना है, इस जगह का इंपेडेंस कितना है, ये दोनों सीरीज में है, क्यों, करंट सेम है ना। तो इंपेडेंस कितना हुआ, ZA + ZB ऊपर, नीचे कितना हो रहा है, नीचे में भी दोनों सीरीज में करंट सेम है, तो ZA + ZB। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास अगर मैं बोलूँ तो ये सीरीज और ये सीरीज आपके पास, मतलब ये पैरेलल है, बोला दोनों। तो I2/2 कैसे, I2 कैसे डिवाइड होगा, इन दोनों में डिवाइड नहीं होगा। ये है ZA + ZB और ये है ZA + ZB। तो क्या होगा, ये पूरे में यहाँ से जो करंट जाएगा वो इक्वली डिवाइड होगा। I2/2 हुआ और ये भी I2/2 हुआ, क्योंकि सेम इंपेडेंस में करंट इक्वली डिवाइड होता है। जब यहाँ से जा रहा था करंट, जा रहा था तो देखो I2/2 यहाँ पे होगा, ये पूरा का पूरा I2/2 होगा। और कहाँ जाएगा, ये I2/2 जा रहा है, इधर से 0 करंट आ रहा है, तो यहाँ पे भी I2/2 जा रहा है, ये I2/2। तो आप देख सकते हो कि ये I2/2 जा रहा है, ये I2/2 जा रहा है, ऐसा आपको दिखेगा। ये I2/2, इधर से करंट 0 है, ये I2/2, ये I2/2, इधर से I2/2 करंट आ रहा है, तो यहाँ पे I2 जा रहा है, ओके। अब मेरे को फाइंड आउट करना है Z12 और Z22। Z22 निकालने के लिए मैं V2 में KVL लगाऊंगा, Z12 निकालने के लिए V1 में KVL लगाऊंगा, जैसे वहाँ किया था। पूरा फोकस करना, बोला कैमरे पे, बहुत अच्छे से फोकस रखना, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे KVL अगर मेरे को परफॉर्म करना है, दिस वन, ये
ये अगर मैं केवीएल लगा रहा हूँ, या मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ ना केवीएल, ऐसा ना सोचिए कि ऊपर लगाना केवीएल। ये रेड कलर दो बना दिया, इन दो में से जो रेड कलर यूज करना है, जो रेड कलर यूज करना है, दोनों में से कोई भी लगाओ, एक ही आंसर आएगा। फिर अगर मेरे को चाहिए कि अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट कर रहा हूँ, इस वाली जगह से फाइंड आउट कर रहा हूँ V1 से, तो फिर V1 में केवीएल अप्लाई करूँगा मैं। सिंपल, ये क्वेश्चन जो है केवीएल पे बेस्ड है, अच्छा वाला केवीएल। किसी भी पाथ को सिलेक्ट कर सकता हूँ जाने के लिए, मैं लेफ्ट वाले पाथ को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट वाले पाथ को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। कोई ये ना बोले कि सर ज़्यादा चीज़ हो गया, तो कोई आप बच्चे नहीं हो कि ज़्यादा करंट हो गया, ज़्यादा रेड कलर हो गया और ज़्यादा ब्रांच करंट बन गया, तो आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम फर्स्ट सेमेस्टर वाले को हो सकती है, जो अपनी ज़िंदगी में बी करना स्टार्ट कर रहा है, उसको लगेगा भाई क्या हो रहा है इतने सारा करंट। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ये फील भी नहीं कर सकते हो कि सर ज़्यादा एरो बना दिया। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं हो जो ज़्यादा एरो से परेशान हो जाओगे। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे अगर केवीएल लगा रहा हूँ, इस वाले पे, ये रेड कलर में केवीएल अगर लगा रहा हूँ, लिख दिया ब्लैक से, लेकिन रेड कलर में केवीएल लगा रहा हूँ, ये केवीएल रेड कलर में लगा रहा हूँ, तो पता क्या होगा, -V2, ये I2/2 करंट फ्लो हो रहा है, तो I2/2 इंटू ZA, और फिर I2/2 फ्लो हो रहा है इंटू ZB, पूरा फॉलो कर रहा है। तो गुड केवीएल है। जिन लोगों को केवीएल नहीं आता उनको इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको लगता है कि कैसे करंट कभी कभी प्लस हो जाता है और कभी कभी करंट माइनस भी हो जाता है, क्योंकि उनको केवीएल नहीं आता। एक्चुअली उनको केवीएल नहीं आता, उनको डर लगता है ये माइनस करंट क्यों हो गया, पहले तो थोड़ी देर पूरा प्लस करंट था। तो किसी को अगर थोड़ा सा भी लगा टेंशन कि करंट माइनस क्यों हो गया इसका, तो उसको केवीएल नहीं आता है, तो उसको केवीएल सीखना है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि V1 में केवीएल लगा रहा हूं, मैं मेरे को घूम के इसी जगह पे वापस आना है, केवीएल का मतलब समझना जरूरी है, घूम के वापस आना है। जब मैं घूमता हूं, मूव करता हूं, तो मेरे मूवमेंट को जो करंट सपोर्ट करता है ब्रांच करंट, वो प्लस होता है, और जो अपोज करता हूं माइनस होता है। कई लोग सोच रहे होंगे सर अच्छा, मैं बोला ब्रांच ब्रांच में तो करंट फ्लो हो रहे हैं। जब आप लूप लगाते हो तो आप लूप के अकॉर्डिंग ही मूव करते हो, तो ये बात नहीं होती, ये दूसरी बात है। दो बात है केवीएल में दो बात है। किसी जगह पे आप लूप घुमा दिए, अब आप लूप में घूम रहे हो, तो आप लूप के अकॉर्डिंग ही तो घूम रहे हो, तो यहाँ पे बात ही नहीं आती कि करंट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसा आप लूप घुमाए थे वैसे ही आप घूमते हो केवीएल में, वहां पे बात ही नहीं होती कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहां पे बात नहीं होती है। कहाँ पे बात होती है फिर, जहां पे ब्रांच करंट अपने आप होते हैं, ब्रांच करंट होते हैं, और आप घूमते हो जहां जहां घूमना है। तो जो ब्रांच करंट सपोर्ट कर रहा होगा वो पॉजिटिव होगा, जो ब्रांच करंट अपोज कर रहा होगा नेगेटिव होगा। तो दो टाइप के केवीएल होते हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई बोले सर हम तो नहीं सुने थे दो टाइप के केवीएल होते, तो बड़ा आसान नहीं होगा फिर। तो अभी मैं लगा रहा हूं दूसरे वाले में केवीएल अप्लाई कर रहा हूं, बोला V1 के अकॉर्डिंग। जब मैं V1 के अकॉर्डिंग केवीएल अप्लाई कर रहा हूं तो -V1, फिर मैं यहां तक पहुंचा, ये ग्रीन कलर का पाथ था, मैं इधर भी जा सकता हूं इधर भी जा सकता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं इधर जा रहा था, नीचे जा रहा था मैं, क्योंकि मेरे को डॉट तक वापस जाना है। जब मैं नीचे जा रहा था तो मैं देखा I2/2 ऊपर जा रहा है, और ये लूप नहीं है, ये लूप नहीं है कि मैं लूप घुमाया हूं। स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर में मैं घूम रहा हूं, तो जो ब्रांच करंट सपोर्ट कर रहा होगा वो प्लस, जो अपोज कर रहा होगा, तो I2/2 ऊपर जा रहा है और मैं घूम के नीचे आ रहा हूं, अपोज कर रहा है I2/2, तो -I2/2 इंटू ZA। फिर नीचे I2/2 नीचे आ रहा है और हम भी नीचे आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, I2/2 इंटू ZB इक्वल टू 0। तो V1/I2 की वैल्यू कितना आ गया, Z12 का आंसर आ गया कितना, आंसर ZB - ZA/2, ये इतना आंसर आ गया। देखो ध्यान से देखो आपके पास, तो मेरे को चाहिए कि क्लियर। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन को मैं क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कई लोग बोलेंगे सब फॉर्मूला याद कर लेंगे, फॉर्मूला याद करने से किसी का कुछ होता नहीं जब तक आपको गजब का कंसेप्ट नहीं आता है, ठीक है। तो अपन भी याद कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को क्यों एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे को ना उन लोगों को टेंशन होता है जिन लोगों को इस माइनस करंट से टेंशन होता है, उनको लगता है यार अभी तो माइनस एक भी बार नहीं है, I1/2 दो बार लिखे सर, दोनों बार प्लस लिखे, इस बार I1/2 को माइनस लिख दिए, पहला। दूसरा, जब सर I2/2 लिख रहे थे यार ऊपर, थोड़ी देर पहले दोनों प्लस लिखे, यहाँ पे I2/2 लिखे, एक प्लस और एक माइनस लिखे, तो कैसे पता चलेगा कि माइनस कब आता है प्लस कब आता है, इसका मतलब केवीएल नहीं आता। तो ये देखना है कि आप इस -I2/2 में कंफर्टेबल हो कि नहीं, बस ये है। तो इसलिए जरूरी है कि दो टाइप का केवीएल होता है, एक हम एक लूप खींचते, कहीं पे भी ऐसा लूप बनाते, खट सारी खींचते और उसके अकॉर्डिंग घूमते, कभी ये सब बात नहीं हो सकती, क्योंकि आप लूप खींचे और उसी के अकॉर्डिंग घूम रहे हो। और जब आपका मूव करने का मन कर रहा है कहीं पे भी, लेकिन वापस आना है आपको, तो आप कहीं पे भी घूम रहे हो सर्किट के अंदर में, लेकिन वापस आना है, मतलब केवीएल कंप्लीट। उस केस में अगर हर ब्रांच का करंट पता हो, तो आप जो मूव कर रहे हो सर्किट के अंदर इधर उधर,
वो ब्रांच करंट अगर आपके मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है पॉजिटिव होगा, वो ब्रांच करंट अगर आपके मूवमेंट को अपोज कर रहा है दैट विल बी नेगेटिव। ये क्लियर रहना चाहिए। अगर मैं बोलूँ आपको इस जगह पे, मैं बात कर देता हूँ, बोलो वैसे तो मॉडिफाइड फिगर में बड़ा आसान था बताना, बट फिर भी किसी को अगर मैं बोलूँ कि Z11 क्या होगा तो आप बोलोगे सर ये तो ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पिडेंस होगा सर, वैसे भी आप सर कल भी बता रहे थे। तो I2 की वैल्यू 0, देखो I2 की वैल्यू 0 एम्पेयर डाला, तो सर I2 की वैल्यू 0, तो एक करंट यहाँ फ्लो हो रहा होगा, एक करंट यहाँ फ्लो हो रहा होगा, ये करंट तो सर यहाँ जाएगा क्योंकि I2 तो 0 है, यही वाला करंट तो यहाँ जाएगा सर। तो ये दोनों तो सीरीज में हो गए, वापस आ गए अपन, ठीक बात है। एक करंट यहाँ जा रहा होगा, कलर चेंज करता हूँ मैं, एक करंट यहाँ जा रहा होगा, एक करंट यहाँ जा रहा होगा, इधर से करंट 0 है ना भाई, इधर से करंट 0 है, तो I2 0 मतलब इधर पूरा 0, तो ये करंट यहाँ जा रहा होगा, तो ZB और ZD में जा रहा होगा और ZA और ZB में जा रहा होगा। पता है आपके पास ये ZA और ZB पैरेलल नहीं है, ये पूरा जो ZB और ZA ये आपके पास सीरीज में है, क्योंकि इसमें करंट ये ब्लैक कलर वाला दोनों बनाया है, तो ZA प्लस ZB, रेड वाला भी ZA प्लस ZB, और ये दोनों पैरेलल में है। दोनों पैरेलल में अगर आप ध्यान देखोगे जब आप सीरीज कनेक्ट कर लोगे तो दिखाना, इसलिए मैं मॉडिफाइड बनाया था। इसका मतलब पता आपके पास कि यहाँ से अगर मैं बोलूँ आपके पास कि देखो ये आपके पास ZA प्लस ZB जो है उस सीरीज में, और ये ZA प्लस ZB सीरीज में, और दोनों पैरेलल में, दोनों पैरेलल में, क्योंकि दोनों का जो पॉइंट्स होगा वो मीट करेगा एक ही जगह पे। क्यों मीट करेगा? क्योंकि जो सीरीज में ZA प्लस ZB है उसका ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है और ये वाला पॉइंट यहाँ मिल रहा है, इस वाले का ये वाला पॉइंट यहाँ मिल रहा है और इस वाले का ये वाला पॉइंट यहाँ मिल रहा है। तो ध्यान देखोगे इस लाइन का, इस ZA प्लस ZB का एक पॉइंट A है, दोनों का एक पॉइंट A है और दोनों का दूसरा पॉइंट D है, तो A और D ना आपके पास पैरेलल में आ गए, और पैरेलल में अगर आ गए तो ZA प्लस ZB पैरेलल विद ZA प्लस ZB आ रहा है, तो ZA प्लस ZB पैरेलल विद ZA प्लस ZB आ रहा है, और ZA प्लस ZB पैरेलल विद ZA प्लस ZB, तो ZA प्लस ZB बाई 2 आ रहा है, तो ZA प्लस ZB बाई 2 ये आपके पास है ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस। बट कई बार देखना आसान नहीं होता है, स्लैटिस में, मॉडिफाइड फिगर में तो बड़ा आसान होता है, सामने से खड़े हो, उधर ZA प्लस ZB, इधर भी ZA प्लस ZB, बताओ सामने से कितना इनपुट इम्पीडेंस है, तो आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, तो पैरेलल है। इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आसान नहीं होगा, अगर आप समझ भी गए तो किसी को बताना आपके लिए आसान नहीं है। कैसे कि ये दोनों सीरीज है, ये बताना आसान नहीं है, अच्छा आना चाहिए आपको, ये दोनों सीरीज है, चलिए बता भी दिए मेहनत करके। तो ZA प्लस ZB और ZA प्लस ZB पैरेलल में इस फिगर के अंदर बताओगे कैसे, तो फिर आपको बताना पड़ेगा देखो ये पॉइंट है, फिर आपको खुद को तो आना चाहिए कि ये वाला पॉइंट कॉमन है दोनों ही ब्रांच के लिए, दोनों मतलब ZA ZB के लिए नहीं यार, ZA प्लस ZB और ZA प्लस ZB के लिए दोनों में ये कॉमन है और दूसरा पॉइंट D कॉमन है, तो पैरेलल कनेक्शन हुआ तो ZA प्लस ZB बाई 2 हुआ। इसको बोलते हैं ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट इज ओपन सर्किटेड, ये हुआ। अगर मैं बोलूँ क्या ये फिगर बना रहा हूँ, उस फिगर से एक्सप्लेन करना मॉडिफाइड फिगर से, तो आप भी एक्सप्लेन कर दोगे, आप भी किसी को भी एक्सप्लेन कर दोगे, मेरी भी जरूरत नहीं है आपको, आप किसी कर दोगे बोला। देखिए मैं अगर इस फिगर से बना रहा हूँ, इस फिगर से एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टफ है। टफ किस बेसिस पे कि आपको सही में बहुत अच्छा आता है कि नहीं, इसलिए टफ बोल रहा हूँ मैं, टफ नहीं है। हमको तो अच्छा वाला नहीं आता ना नॉर्मली, बहुत सारे लोगों को, उनको खुद को इतने सारे डाउट है, उनको खुद को इतने डाउट्स है कि वो कहाँ बोले कि हमको बहुत आता है करके। ये Z22 इक्वल टू V2 बाई I2 when I1 इक्वल टू 0 एम्पियर, इनपुट इज ओपन सर्किट, देखो इनपुट ओपन सर्किटेड, ये I1 की वैल्यू 0 एम्पियर। तो फिर मैं बोलूँगा देखो यहाँ से जो करंट आएगा, यहाँ से जो करंट आएगा वो करंट यहाँ से फ्लो होगा कि नहीं, तो आप रेड वाला आप बोलोगे हाँ होगा सर, मतलब ठीक है चलो होगा, सही बोल रहे हो। अब कहाँ गया मेरा एक ये, फिर मैं बोलूँगा कि चलो यहाँ से जो करंट जाएगा, जो करंट यहाँ से जाएगा, इधर से करंट तो 0 है, वो करंट यहाँ से जाएगा कि नहीं, तो आप बोलोगे सही बात है सर। क्योंकि पूरी जो ब्रांच है, पूरी जो ब्रांच है उसको अगर आप ध्यान से देख रहे हो आपके पास, तो ये वाला पॉइंट्स अगर मैं मिला दे रहा हूँ, ये पॉइंट्स आपके पास है ZA और ZB, ये वाला पॉइंट्स कॉमन है, पता आपके पास दोनों ही, और दोनों ही पाथ का ये वाला पॉइंट्स भी कॉमन है, आप इधर भी कॉमन बना सकते हो। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ZA प्लस ZB पैरेलल विद ZA प्लस ZB, तो ZA प्लस ZB बाई 2 होगा, इसको बोलते हैं ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इम्पीडेंस। तो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस देखा जा सकता है, बाकी देखना आसान नहीं है, बाकी देखना आसान नहीं है। इतना दिखा आपके पास, तो देख लो ध्यान से। तो हमारे पास इम्पीडेंस मैट्रिक्स था जो कि इन जनरल पता होना चाहिए, इन जनरल पता होना चाहिए, लेकिन मैं मेहनत क्यों किया, फिर इसलिए मेहनत किया कि कंसेप्ट ही नहीं आता है तो क्या कर लोगे किसी रिजल्ट को जान के। तो ZA प्लस ZB बाई 2
जेड बी माइनस जेड ए बाई टू, जेड बी माइनस जेड ए बाई टू और जेड ए प्लस जेड बी बाई टू। इन जनरल जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं इन जनरली लोगों को ये इंपेडेंस मैट्रिक्स पता होता है। कंसेप्ट ना पता हो लेकिन ये आंसर तो पता होता है कि इंपेडेंस मैट्रिक्स ये होता है, ये इंपेडेंस पैरामीटर ये होता है एक लैटिस नेटवर्क का। बट मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट था कि मैं अच्छे से बात करूं, ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपेडेंस की बात करूं, थोड़ा सा कुछ कुछ बताते रहूं आपको, एक्स्ट्रा बातें बताते रहूं आपको। ये आ गया आपके पास इंपेडेंस मैट्रिक्स। तो ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपेडेंस और आउटपुट इंपेडेंस की बात हमेशा स्पेशल होती है और हमेशा की जा सकती है, बोला हमेशा स्पेशल होती है और हमेशा की जा सकती है। कभी कभी जो फॉर्मूला याद होता है तो कोई हमारे साथ कैसे खेलता है, गेट 2004 या 5 में कैसा क्वेश्चन था आपके पास था, ऐसा क्वेश्चन था उनका, बोले क्या किए, ऐसा बना दिए कि देखो ये Z2 है, Z2 ओम ये ऐसा, और बोले कि ये ZB है, ऐसा बना दिए, ये J2 ना J2 नंबर, इसको बोले ये ZB, फिर बोले कि ये 2 ओम, ये 2 ओम, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ये 2 ओम है, बोले ये ZA2 ओम है, ये ZA2 ओम है और ZB ये, और बोले कि इसका इम्पेडेंस मैट्रिक्स बनाओ, इसका इम्पेडेंस मैट्रिक्स बनाओ। तो बहुत सारे होशियार लोग होते हैं, वी नो दैट करके, वी नो दैट ZA प्लस ZB बाई 2, ZB माइनस ZA बाई 2, ZA प्लस ZB बाई 2, ZB माइनस ZA बाई 2 और ZA प्लस ZB बाई 2, उसके बाद पुट कर दियो ZA प्लस ZB, तो 2 प्लस J2 डिवाइड बाई 2 तो 1 प्लस J हो गया, फिर ZB माइनस ZA हो गया आपके पास, ZB माइनस ZA तो J2 माइनस J2 डिवाइड बाई 2 तो J माइनस 1 हो गया, J माइनस 1 हो गया और ये 1 प्लस J हो गया, ऐसा कर डाले तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि जो वी नो दैट वाले होते हैं ना बहुत रिस्की होते हैं, उनके पता ही नहीं होता कि रिजल्ट अगर उनको याद है तो ये पोजीशन सही है कि नहीं, तो एग्जाम वाले पोजीशन चेंज कर दिए थे। एक्चुअली इस नेटवर्क का इंपेडेंस मैट्रिक्स ना वो लोग क्या किए, वो लोग ना एलिमेंट का नाम चेंज कर दिए, जिसको जेडे बोलते थे, जो पूरी दुनिया को याद है कि जेडे प्लस जेडबी बाई 2 है, पहला तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्स्ट और लास्ट में इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जेडे और जेडबी को इंटरचेंज करने से भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दोनों का तो एडिशन डिवाइड बाई 2 था। बट यहाँ पे जेडबी माइनस था, जेडे और जेडबी चेंज हो गया तो पता आंसर कितना था, जेडे माइनस जेडबी बाई 2 था, पता आपके पास जेडे माइनस जेडबी बाई 2 था और जेडे माइनस जेडबी बाई 2 था, ऐसा आपको पता होना चाहिए फिर। और अगर जो लोग ये करते हैं, ऑप्शन में दोनों था, ऑप्शन दोनों था, जो ये किए उनका यहाँ 1 प्लस जे में कोई प्रॉब्लम नहीं था फर्स्ट और लास्ट में, मिडिल के कारण उनका गलत हो गया। एक्चुअली ये 1 माइनस जे होता और ये 1 प्लस जे होता और सही हो जाता। तो इंडिया में उस साल मेरे अंदाज से बहुत सारे लोग गलत किए थे, सिर्फ इसलिए कि वी नो दैट में तो आपको कोई ट्रैप कर लेगा। तो कई बार लोग ना फॉर्मूला याद कर लेते बिना कुछ जाने, तो उनके शॉर्ट नोट्स में ना लेटेस्ट नेटवर्क का ना ये फॉर्मूला लिखा होता है उनके शॉर्ट नोट्स में, इसलिए शॉर्ट नोट्स ना खतरनाक होते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स के, रिस्की होते बहुत ज़्यादा। शॉर्ट नोट्स बिग रिस्क है अगर कोई मेरे से बोले तो। फिर कोई बोलेगा सर पूरे टॉपर लोग तो सर शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं, मेरे भाई वो 500 लोग होते हैं पूरे इंडिया के, 500 लोग जो लोग ऐसी बात करते हैं वो सही में इंटेलिजेंट टॉपर लोग होते हैं। 500 लोग होते हैं, 500 लोग 5 लाख में, जिनको आप फॉलो करने की कोशिश करते हो। तो प्रॉब्लम क्या है, आप हो नॉर्मल और आप फॉलो करते हो उस इंटेलिजेंट की बात जो आप हो ही नहीं, तो आपका काम नहीं करेगा, आपका काम नहीं करेगा, वो ट्रिक काम नहीं करेगा क्योंकि आप हो ही नहीं। फिर आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा हम होशियार है कि नहीं, यही तो बात है। तो जो इंटेलिजेंट होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतना लिखेगा तो भी उसका काम हो जाएगा, वो बहुत होशियार है यार, उसको क्लियर है एकदम, ये फिगर विगर उसको लिखना नहीं पड़ता है। नॉर्मल स्टूडेंट ना इसको लिखता है और फिर सोचता है कि मैं भी शॉर्ट नोट्स बना के अच्छा कैसे करूंगा, फिर उसका स्कोर कार्ड नहीं आता, तो उसको लगता है मैं भी तो शॉर्ट नोट्स बनाया था मेरा स्कोर कार्ड नहीं आया, वो AIR 1 आ गया शॉर्ट नोट्स बना के। शॉर्ट नोट्स बनाने से AIR 1 नहीं आते, शॉर्ट नोट्स बनाने से रैंकर्स नहीं बनते। जो शॉर्ट नोट्स बनाते पता है आपको, वो ना पूरे दिन भर शॉर्ट नोट्स को ना एक्सप्लेन कर सकते, पूरे 100 पेज भर देंगे लिख के, उनको उतना आता है, इसलिए शॉर्ट नोट्स उनके काम के। जिन लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स को आता कुछ भी नहीं है, वो ना दिन भर के 1 घंटे टिक नहीं पाएगा, तो उसको लगता है शॉर्ट नोट से हीरो बन सकते हैं। शॉर्ट नोट से कोई हीरो नहीं बन सकता, सिर्फ हीरो ही हीरो होता है, सिर्फ हीरो ही हीरो होता है। कौन बनाया ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स बने ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये ऐसे ट्रैप करते बोला, इसलिए मेरे को एकदम क्लियर है, मैं शॉर्ट नोट्स बनाने को किसी को नहीं बोलता हूँ, क्योंकि नॉर्मल लोग शॉर्ट नोट्स बना के स्कोर कार्ड भी नहीं ला पाते, उनको तो ट्रैप कर लेंगे। उनको तो IIT के प्रोफेसर फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन नहीं देते, वो लोग बीच के स्टेप में देते हैं, और बीच का स्टेप तो आता ही नहीं नॉर्मल स्टूडेंट को, उसको तो फॉर्मुला आता है, कंक्लूजन आता है, तो उसको ना आराम से मैनेज किया जा सकता है। नोट डाउन, ऐसी चीज़ों को नोट करते रहना है बोला।
इसलिए मैं किसी को नहीं बोलता, कभी भी आज तक को नहीं सुना होगा मैं किसी को बोला हूँ कि शॉर्ट नोट्स, क्योंकि मैं लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरे को पता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, कौन बनाता है, किसको बनाना चाहिए, किसके लिए एडवांटेज है, ये मेरे को बिल्कुल अच्छे से पता है। तो नॉर्मल स्टूडेंट ऐसे टॉपर को फॉलो करता है, AIR 1 का इंटरव्यू सुन रहा है और सोच रहा है कि मैं इसको फॉलो करूंगा। भाई एक्सेप्ट करना जरूरी है। मैं ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर चुका था कि मैं जान दे दूंगा ना तो भी AIR 1 नहीं आ सकता हूँ करके, कितना भी पढ़ लूँ। एक्सेप्टेंस इज गुड। तो मेरे को लाइफ में अच्छा करने के लिए AIR 1 नहीं आना चाहिए, लाइफ में अच्छा करने के लिए मेरी फीलिंग गुड होना चाहिए। तो हम AIR 1 वाले का पढ़ रहे हैं, हमको आता बहुत कम कम, हमारा को कोई अगर ऐसे घुमाए टेक्निकल तो घूम जाएंगे, और हम AIR 1 वाले का इंटरव्यू देख रहे हैं और सोच रहे उसको फॉलो करेंगे। कर लो फॉलो भाई, आएगा 10,000 स्कोर, 10,000 रैंक, 5,000 रैंक, ऐसा प्रॉब्लम है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे टाइप के स्टूडेंट हैं उनका तो इंटरव्यू नहीं है कहीं पे, उनको कौन पूछने वाला है जिसका 2,000 रैंक आया उसका इंटरव्यू होता है क्या कहीं पे? कैमरे वैमरे लगा के उसका इंटरव्यू होता है क्या? नहीं होता है, जबकि वो काम के है, क्योंकि वो 2,000 रैंक है ना, उसके समान 10,000 लोग और होंगे तो 10,000 को फायदा होगा। बट वो AIR 1 वाले का जो इंटरव्यू जिसको देख के आप मोटिवेट होते हो, वैसे 10-20 लोग ही होंगे यार, 20 लोग होंगे, और कितने लोग होंगे? हैं? जितने लोग का फोटो लगा रहता है ना, वैसे कितने लोग होते बताओ आप? तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम फॉलो ही गलत लोगों को करते हैं। वो AIR 1 वाला गलत नहीं, गलत हम है, गलत हम है। तो प्रॉब्लम ये है। चलो नोट डाउन। चलो तब आप रेडी। कंसिडर द रजिस्ट्री नेटवर्क shown in below figure. Consider the registry network shown in below figure. Consider the registry network shown in below figure. ठीक है, अभी सोचा मैं, इसलिए मेरे को आंसर याद नहीं है। डेटा भी सोच लिया, अभी सोच लिया कि डेटा भी क्या रखता हूं करके। ठीक है, तो 1 3 रखा है यहाँ पे आपके पास। टू और 4 भी रख लेता हूँ मैं। तो 1 रखा है, यहाँ पर रखूँगा, 1 यहाँ 3 रखूँगा, ये हो गया 2, ये तो इधर आएगा, इसके नीचे ये आना चाहिए। हाँ, अच्छा नंबर यूज करता हूँ बोला, ठीक है, ध्यान रखना बोला। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कैलकुलेशन में अच्छे नंबर यूज कर लो, नहीं तो मैं रैंडमली नंबर पुट करूँगा तो चलेगा बोला। चलो रैंडमली नंबर पुट कर लेता हूँ, 1 2 3 4। चलो ये लो, तो 1 2 3 4 4 रजिस्टर लिया बोला। तो कंसिडर द रजिस्टर नेटवर्क सोनी बिलो फिगर, 1 2 3 4 लिया। द वैल्यू ऑफ समेसन Z11 प्लस Z12 प्लस Z21 प्लस Z22 इन ओम में होगा यार आंसर, इन ओम्स इज। चलो सभी जेड पैरामीटर का जितना वैल्यू निकलेगा सबका एडिशन, ये समेसन बोल दिया बोला। सिंपल ये नहीं लिखता तो भी चल जाता, क्योंकि ये सबका एडिशन तो दिखाई दिया, तो समेसन का साइन नहीं भी लगाऊंगा। द वैल्यू ऑफ Z11 प्लस Z12 प्लस Z21 प्लस Z22, ये इसकी वैल्यू, सभी इम्पिडेंस पैरामीटर की वैल्यू, सभी का एडिशन इन ओम्स इज ये। चलो, तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो, जैसे आपके पास चारों एलिमेंट अगर अलग अलग हुए तो फिर ना आप ना, अगर चारों एलिमेंट अलग अलग हुए तो फिर आप ना अटेंटिव हो जाओ, क्योंकि चारों एलिमेंट का अलग होना इतनी आसान बात नहीं है। ये 1 ओम, ये, और ये आपके पास मान लो कि देखो ये टर्मिनल बना लो बोला, ये V1 है, ये I1 है, ये V2 है, ये I2 है, द 2 पोर्ट नेटवर्क। ये तो I1 2 में डिवाइड हो रहा है 1 और 3 ओम में, 1 वाला प्लस में जा रहा है तो 1 ओम है। कई लोग तो मॉडिफाइड फिगर गलत बनाए होंगे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई अगर मॉडिफाइड फिगर गलत बनाया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये टर्मिनल है V2, ये टर्मिनल I2 जो कनेक्टेड है आपके पास 1 और 3 से कनेक्टेड, 1 था आपके पास और ये था, और ये I2 जो है वो 2 ओम से कनेक्टेड है प्लस वाला, तो ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। तो नंबर आपके पास रिस्की नंबर हो गया एक्चुअली।
तो 4 वाला माइनस से कनेक्टेड है, देख सकते हो आप। ये आ गया। अगर मैं बोलूं किसी को कि देखो ये फिगर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इस फिगर में, ये इस फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि Z11 कितना होगा, तो मेरे को पता है कि Z11 में I2 इक्वल टू 0 होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि यार ये एरो बना के Z11 एरो बना दिया, सीन कर रहा हूँ मैं, ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पिडेंस मैंने आउटपुट जो ओपन सर्किटेड, तो I2 0 हो गया। ये 3 और 4 सीरीज में आ गया, 7, 3 + 4 7 7, और ये 3 है, 7 पैरेलल विथ 3 है, तो 21/10 है, तो 21/10 आ गया भाई Z11। सही बात है। अगर मैं यहाँ से सीन कर रहा हूँ, बोला Z22, ये Z11 का सीन था और I2 इक्वल टू 0 एम्पियर था। अगर मैं Z22 को सीन कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, Z22 को सीन कर रहा हूँ, देखो ना ध्यान से, ये 1 3, ये 2, ये 4, नो प्रॉब्लम, ये 2, ये 4, यहाँ से सीन करना है, पता है आपको, यहाँ से ये Z22, और इनपुट ही जो ओपन सर्किट है ना, तो ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इंपेडेंस हो गया वो। तो फिर पता है आपके पास कि ऊपर वाले दोनों सीरीज में है, देखो ना, ऊपर से करंट आपके पास सेम होगा, तो 1 और 3, तो ये 4 हो गया यहाँ पे, 1 + 3 4 सीरीज में ऊपर वाले हैं। जब Z11 निकाल रहे थे तो ये सीरीज था, और फिर पैरेलल। अभी ऊपर वाला सीरीज और नीचे वाला सीरीज, 2 + 4 6 हो गया, 6, तो 6 पैरेलल विथ ना 4 है, 6 पैरेलल विथ 4 है बोला। तो Z22 का आंसर कितना है पता है? Z22 का आंसर 6 × 4 / 6 + 4, तो 24/10, 24/10। Z22 भी फाइंड आउट कर लिया मैं, Z11 भी फाइंड आउट कर लिया, क्या प्रॉब्लम है? ये देखो आपके पास इतना फाइंड आउट कर लिया। तो Z11 और Z22 में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। Z11 में ये दो सीरीज और पैरेलल, खत्म। Z22 में ये सीरीज और ऊपर और नीचे पैरेलल, ऊपर और नीचे पैरेलल। किसी को लगता है कि सर ये XY टर्मिनल है, ये A टर्मिनल है, ये नीचे वाला B टर्मिनल है, इस फिगर को क्या सर आप अलग टाइप से बना सकते हो? तो मैं बोलूंगा यस बना सकता हूं। मैं बोलूंगा X और A के बीच में क्या है, तो देखो मैं X बनाया और मैं बोला कि X और A है, X और A के बीच में 1 ओम कनेक्टेड है, ठीक है। फिर बोलूंगा कि ये फिर सेकंड आपके पास Y है, मैं बोलूंगा X और B के बीच में क्या कनेक्टेड है, X और B के बीच में, तो X और B के बीच में क्या कनेक्टेड है, तो X और B के बीच में ये कनेक्टेड है, दिस वन, ये B हो गया। X और B के बीच में क्या कनेक्टेड है, 2। फिर बोलूंगा कि ये B है, A और B तो ओपन है। फिर मैं बोलूंगा कि देखो आपके पास A और Y के बीच में क्या कनेक्टेड है, तो A और Y के बीच में 3 ओम कनेक्टेड है। फिर बोलूंगा B और Y के बीच में क्या कनेक्टेड है, तो आप बोलोगे 4 ओम कनेक्टेड है, देखो 4 ओम। बोलूंगा चलो XY से निकालो जरा, आ जाओ बाहर आ जाओ, ये देखो XY हो गया। ये जो XY है, RXY, यही आपका Z22 था, यही आपका Z22 था, बिकॉज ओपन सर्किटेड है। तो 1 और 3 सीरीज में है, देखो 4 और 4 और 6, तो 4 पैरेलल विद 6 कितने इजीली आपको दिख रहा है, 24/10, 24/10 ओम यार। देखो RXY, कुछ भी कर सकते हैं अपने का, अपना फीलिंग, कॉन्फिडेंस, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। कैसे भी करके आंसर नहीं लाना है, कैसे भी करके आंसर नहीं लाना है, अपना फीलिंग स्ट्रांग होना चाहिए बोला। अब मैं इस वाले से Z11 है, इस Z आउटपुट ओपन सर्किटेड है, इसमें इनपुट ओपन सर्किटेड था, तो मैं क्या कर सकता हूं पता है आपके पास, मैं ये V1 है, इन्हीं फिगर में ना, इन्हीं फिगर में मेरे को पता है कि देखो यहाँ पे आपके पास I1 था और करंट डिवाइडर रूल से डिवाइड होने वाला है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में ना 7 है, इस साइड में 7 है और इस साइड में ना 3 है। 3 और 7 में ना करंट डिवाइडर रूल लगेगा, 3 और 7 में, 1 और 3 में नहीं। तो अगर मैं बोलूँगा कि इस साइड करंट कितना आएगा, इस साइड करंट कितना आएगा, तो पता है ये जो I1 करंट है 3 में मल्टीप्लाई होगा, तो 3I1 डिवाइड बाई 3 + 7, तो 3I1/10 आने वाला है। इस साइड 7 में मल्टीप्लाई होगा तो 7I1/10 आने वाला है। हो गया करंट डिवाइड। इस पूरे में 7I1/10 है, इसमें 3I1/10 है। मैं बोलूँगा लगाओ प्यार से KVL इस जगह पे, लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ KVL लगा रहे हैं, -V2, ये करंट अपोज कर रहा है क्या? हाँ अपोज कर रहा है, तो -7I1/10 इंटू 1, फिर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ 3I1/10 इंटू 3 = 0। तो V2 इक्वल टू कितना हो गया, V2 इक्वल टू आ गया 9 × 10 9
I1 और ये 7I1, तो 9 और 7 कितना होता है 2/10, 2/10 I1 होगा। तो V2/I1 का आंसर आ गया, V2/I1 का आंसर आ गया। Z21 का आंसर आ रहा है भाई 2/10, 2/10 ओम। ये देखो 2/10 ओम आ गया। 9 और ये 7 था, 9 और 7 था यार, ये 9 और 7, तो 2/10 ओम आ गया Z21 की वैल्यू। अब अगर मेरे को फाइंड आउट करना, ब्लैक कलर बहुत यूज कर लिया मैं, अगर मेरे को फाइंड आउट करना है क्या Z12, तो मैं यहाँ से फाइंड आउट करूंगा Z12 कैसे, ये I2 था, ये I2 डिवाइड होगा, ऊपर ना 4 है, ऊपर 4 है और नीचे क्या पता 6 है, पता है इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा I2, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा 6I2 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 10, इस साइड कितना करंट आएगा, इस साइड, ये ऊपर है 4, तो 4I2 डिवाइड बाई 10, इस साइड आएगा आपके पास ये, ऐसा हमारे पास जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि देखो मेरे को केवीएल चाहिए, तो मैं देखो मैं केवीएल कैसे लगाऊंगा, V1 के पाथ को फॉलो करूंगा, और मेरे को तो पता ना जहां से मैं कहीं से भी जा सकता हूं, तो मैं उसी जगह से जा रहा हूं जहां मैं निकाल के रख लिया हूं। ये घूम के वापस आ गया यार, ये घूम के वापस आ गया, इसमें आपको लगाना था क्या पता केवीएल माइनस V1 ऐसे नीचे आ रहे हो, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, आप नीचे आ रहे हो अपोजिट, -6I2/10 इंटू 1, यस ये 2, 4I2 प्लस 4I2/10 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, V1 इक्वल टू 6 और 8 2/10, 2/10 I2, पता है यहां लिख रहा हूं आंसर Z12 V1/I2, पता है 2/10 है, ये 2/10 है। इंपेडेंस मैट्रिक्स लिख देता हूं, चलो मैं, Z11 का आंसर कितना था बताओ जरा, Z11 का आंसर था 21/10, Z12 का आंसर है 2/10, Z21 का आंसर है 2/10, Z22 का आंसर कितना था, ये 24/10 था, 24/10। मैं डिटर्मिनेंट निकालने को नहीं बोला था, मैं सबको ऐड करने को बोला था, मैं बोला था कि Z I और J पूरे को आप ऐड कर देना, समेसन पूरे को आप ऐड कर दो, तो सबको ऐड कर दो यार, 21 प्लस 24 प्लस 2 डिवाइड बाई 10, 24 और 4 5 6 7, तो 7 हो गया, 2 2 4 4 9 ना। तो आपके पास अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो 24 है आपके पास, 24 और 21 आपके पास कितना हो गया, 45 47 49, 49/10, चेक करो, 24 और 21 आपके पास, 24 और 21 आपके पास 45 ना, 45 प्लस 4 49 डिवाइड बाई 4.9 आंसर था, 4.9 आंसर था आपके पास, डिटर्मिनेंट का आंसर 4.9। तो आप अपने लिए बहुत अच्छा फील कर सकते हो, गुड फीलिंग। अगर एक गेट में एक सेम क्वेश्चन रहता तो 4.9 गिनती के लोगों का होता, गिनती के लोगों का, एकदम श्योर बोल रहा हूं। और एग्जाम का प्रेशर तो सोच रहा हूं ना, हार्ट बीट फास्ट, अरे और भी अभी आपको तो चीजें पता चलेगी धीरे धीरे, मतलब अभी तो मैं और भी चीजें, अभी आप धीरे धीरे आप और ज्यादा बेटर जानोगे तो और कुछ कुछ कर डालोगे, कैसे, तो अभी तो समय, थोड़ा समय, बट अभी ये सिचुएशन थी। बताओ ना आपके पास Z11 ने क्या किया, मैं यहाँ खड़ा हुआ निकाल लिया, Z22 वहाँ खड़ा हुआ, दो चीज बता दिया, Z12 Z21 में मेरे को पता था KVL लगाना है करके, कुछ किया थोड़ी यार, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, बहुत प्रॉपर वे में सॉल्व किया, ठीक है। तो अच्छा था बोला, गुड था, कुछ लोग अच्छा फील कर सकते हैं। ओके चलो मैं हटा रहा हूँ बोला पूरा, अभी अपना डिस्कशन चालू है, डिस्कशन चालू है। तो ये हुआ जेड पैरामीटर के बारे में। अब मैं वाई पैरामीटर स्टार्ट कर रहा हूं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वाई पैरामीटर। वाई पैरामीटर, जब जेड पैरामीटर के बारे में बात कर रहे थे, जब हम जेड पैरामीटर के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं बोल रहा था कि वो इंपिडेंस है, ये एडमिटेंस होता है, एडमिटेंस, एडमिटेंस, एडमिटेंस पैरामीटर, वाई रिप्रेजेंट द एडमिटेंस, ठीक है। ओके चलो फोकस करते, बोला वाई पैरामीटर में अभी जेड खत्म हो गया ऐसा नहीं है, बट जेड का स्टोरी खत्म हो गया, जेड का स्टोरी खत्म हो गया बोला, ठीक है। वाई पैरामीटर दैट मीन्स द एडमिटेंस पैरामीटर। अब देखो ध्यान से, वाई पैरामीटर के बारे में बात कर रहा हूं। इनपुट इक्वेशन लिख देता हूं मैं, इनपुट इक्वेशन, इनपुट और आउटपुट इक्वेशन होता है यार दो इनपुट इक्वेशन, I1 इक्वल टू y11, स्मॉल लेटर लिखना मेरे को पसंद है जब पैरामीटर लिखता हूं, तो y11 v1 प्लस y12 v2 और I2 इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2। चलो ये आउटपुट इक्वेशन, ये इनपुट इक्वेशन, I1 इक्वल टू y11 v प्लस y12 v2 और I2 इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2, दिस वन, ये
अब देखो ध्यान से, ये आपके पास इक्वेशन है, और अगर मैं बोलूं क्या कि I1 फंक्शन ऑफ V1 कॉमा V2 है, ठीक है, I2 फंक्शन ऑफ V1 कॉमा V2 है, पता आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे वो V1 कॉमा V2 होंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे वो I1 कॉमा I2 होंगे। जी, I1 डिपेंड कर रहा है V1 V2 पे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल I1 I2 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल V1 V2 है। की पॉइंट क्या होता है? की पॉइंट, की पॉइंट, की पॉइंट क्या? की पॉइंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ y पैरामीटर, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ y पैरामीटर, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ y पैरामीटर V1 and V2 should be independent from each other. For existence of y parameter, for existence of y parameter, V1 and V2 should be independent. V1 and V2 should be independent from each other. For existence of y parameter, V1 and V2 should be independent from each other. V1 and V2 should be independent from each other. So for existence of y parameter, V1 and V2 should be independent from each other. If V1 function of only V2 or V2 function of only V1, if V1 function of only V2 or V2 function of only V1, एक ही बात होती है, जब ये लिखो तो ये अपने आप हो जाता, then y parameter does not exist, then y parameter does not exist. ओके, यस। तो अगर V1 और V2 डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए तो y पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं भाई, y पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ओके। तो y पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट। बात करेंगे कौन सी जगह पे y पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये भी अपन बात कर लेंगे। अब देखो y पैरामीटर एडमिटेंस पैरामीटर, एडमिटेंस करंट बाय वोल्टेज होता है, एडमिटेंस क्या होता है? करंट बाय वोल्टेज होता है। देखो अगर मैं बोलूँ कि y11 क्या होता है, देखना ध्यान से, y11 क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि सर ये तो I1 अपॉन V1 है व्हेन V2 इक्वल टू 0। पता है ड्राइविंग पॉइंट, ये ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस है, ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस when output equal to short circuit, V2 equal to 0, the driving point input admittance when output equal to short circuit, y12 I1 by V2 when V1 equal to 0, y12 जो है वो I1 अपॉन V2 when V1 equal to 0, 1/2। इसको आप बोल सकते हो ट्रांसफर, सिर्फ ट्रांसफर एडमिटेंस, बट मैं फिर भी इनपुट बोल देता हूँ, करंट इनपुट है, बाकी एग्जाम वाले इनपुट नहीं बोलेंगे, ट्रांसफर एडमिटेंस बोलेंगे, ट्रांसफर एडमिटेंस बोलेंगे वो लोग, ट्रांसफर एडमिटेंस व्हेन इनपुट इक्वल टू SC, V1 इक्वल टू 0, वोल्टेज 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, y21 2/1 फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकेंड नंबर I2 by V1 व्हेन V2 इक्वल टू 0, ये ट्रांसफर, इसको मैं आउटपुट बोल दे रहा हूँ, वो लोग नहीं बोलेंगे आउटपुट, सिर्फ ट्रांसफर एडमिटेंस बोलेंगे वो लोग। तो ये भी ट्रांसफर वो भी ट्रांसफर, नहीं, दोनों का कंडीशन अलग है, ये ट्रांसफर एडमिटेंस है व्हेन आउटपुट इक्वल टू शॉर्ट सर्किट है, ओके। चलो y22 I2 by V2 व्हेन V1 इक्वल टू 0, ये I2 by V2, ये होता है ड्राइविंग पॉइंट, ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट एडमिटेंस, ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट एडमिटेंस when इनपुट इक्वल टू SC, शॉर्ट सर्किट। देखो चारों को डेफिनेशन लिख दिया, बोलो चारों को डेफिनेशन लिख दिया, ये देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको? अब देखो ध्यान से, कॉमन चीज क्या है? शॉर्ट सर्किट होना, आइदर इनपुट और आउटपुट, ये दिस वन, ये इसका मतलब है एक और की पॉइंट होने वाला है,
एक और की पॉइंट होने वाला है बोला। इसका मतलब है कि जब भी आप वाई पैरामीटर की बात करते हो हमेशा शॉर्ट सर्किट होता है आइदर इनपुट और आउटपुट। तो आप लिख सकते हो की पॉइंट की वाई पैरामीटर इज आल्सो रिफर्ड एज शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। क्या लिख सकते हो? वाई पैरामीटर इज आल्सो रिफर्ड एज शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। वाई पैरामीटर इज आल्सो रिफर्ड एज शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। देख सकते हो हाउ, क्योंकि या तो इनपुट शॉर्ट सर्किट होगा तो आउटपुट शॉर्ट सर्किट होगा। बिना शॉर्ट सर्किट के वाई पैरामीटर नहीं निकाला जा सकता। यस अगर मैं किसी को बोलूं कि y11 का फिगर कैसे होगा, द फिगर फॉर y11, तो आप बोलोगे सर फिगर फॉर y11 ये नेटवर्क है, ये I1, ये V1, ये I1। पता आपके पास ये एरो बनेगा y11 का। ड्राइविंग पॉइंट आउट इनपुट एडमिटेंस ये होता है I1 अपॉन V1 व्हेन V2 इक्वल टू 0। पता आपके पास ये आउटपुट शॉर्ट सर्किट, दिस वन आउटपुट इज शॉर्ट सर्किट। ये V2 0 हो गया। ये देख लो ये फिगर फॉर y11। एक और इंटरेस्टिंग बात होती है कि लोग बोलते हैं कि सर Z11 V1 बाई I1 होता है और Y11 I1 बाई V1 होता है। तो सर Y11 इक्वल टू 1 अपॉन Z11 हो सकता है कि नहीं? इसमें तीनों गलत लिखा है, पहला भी गलत लिखा है, दूसरा भी गलत लिखा और तीसरा भी गलत लिखा है। फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग, फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग और थर्ड भी रॉन्ग लिखा है, सब गलत है इसमें। एक्चुअली फर्स्ट सही तब होता जब आप V1 अपॉन I1 के साथ साथ बोलते I2 0 है। अब सही है ना भाई? Y11 जो होता आप लिखते I1 अपॉन V1 वन V2 इक्वल टू 0 और फिर आप बोलते कि Y11 या Z11, तो Y11 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन Z11। क्यों? दोनों का डेफिनेशन अपोजिट है लेकिन दोनों की कंडीशन अलग है। एक आउटपुट के ओपन करने से होता है, एक आउटपुट के शॉर्ट करने से होता है। तो कैसे हो जाएगा Y11 1 अपॉन Z11? नहीं हो सकता Y11 1 अपॉन Z11। दोनों का डेफिनेशन इक्वल एंड अपोजिट है, अपोजिट एक्चुअली दोनों का डेफिनेशन, बट कंडीशन आर डिफरेंट। जब कंडीशन डिफरेंट तो ऐसे कैसे लिख दोगे? तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। यहाँ पे फर्स्ट भी सही, सेकंड भी सही और थर्ड बराबर नहीं होता है। थर्ड बराबर नहीं होता तो ये भी सही लिख दिया अपन। ओके तो ये आपके पास y11 हुआ। अगर मैं बोलूँ कि ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट एडमिटेंस लिखना है, दो ही चीज़ का फिगर बना सकते हैं अपन, सीन वाइज दो ही चीज़ का फिगर बना सकते हैं। V2 है, अच्छी बात है, ये I2 है, और अगर मैं एरो बना रहा हूँ तो Y22 आउटपुट करेंट अपन आउटपुट वोल्टेज व्हेन V1 इक्वल टू 0, ये दिस वन, ये शॉर्ट सर्किट V1 इक्वल टू 0, ये दिस वन। ये ट्रांसफर एडमिटेंस का फिगर नहीं होता है, ट्रांसफर एडमिटेंस का फिगर नहीं होता है बोला। तो ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस का फिगर होता है, ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट एडमिटेंस का फिगर नहीं होता है। जब y11 1 अपॉन Z22 नहीं है तो y22 को भी कभी भी 1 अपॉन Z22 मत बोल देना। दोनों का डेफिनेशन अपोजिट है बट कंडीशन अलग है। एक शॉर्ट करने से होता है, एक ओपन करने से होता है। तो ऐसे कैसे लिख दोगे आप? तो ऐसा नहीं हो सकता कि Z11 पता और आप बोल दिए कि 1 अपॉन Y11 Z11 होता है या 1 अपॉन Z11 Y11 होता है बोला। ऐसा नहीं बोल सकते आप, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो दो फिगर बना दिए, दो ही फिगर होता है। ट्रांसफर इंपेडेंस का फिगर नहीं होता था तो ट्रांसफर एडमिटेंस का फिगर भी नहीं होता है। ठीक है, चलो गुड। अभी मेरा था आपके पास कि अभी हम थोड़ी देर पहले इसको नोट कर लिए होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये मिस्टेक करते हैं कभी कभी लोग जो स्टार्टिंग में जब पढ़ते हैं इस टू पोर्ट नेटवर्क को, वो लोग। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ वाई पैरामीटर V1 एंड V2 शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल के नाम पे अगर मैं कल ट्रांसफार्मर ले लूँ, ये ट्रांसफार्मर ले लूँ और बोलूँ कि देखो ये N1:1 है, स्मॉल n1:1 है, ये आपके पास है V2, ये I2, डेफिनेशन तो आपको पता ही है, ये V1 और ये I1, ये तो मेरे को तो पता है ना कि V1 बाई V2 इक्वल टू N/1 होता है। तो V1 एंड V2 तो डिपेंडेंट वेरिएबल हुए ना, यस। और अगर ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ तो y पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर मैं y11 निकालूंगा तो वो I1 अपॉन V1 होगा व्हेन V2 इक्वल टू 0, और जब V2 0 होगा तो V1 भी तो 0 हो जाएगा क्योंकि टर्न रेशियो से रिलेटेड है, तो I1/0 होगा, पता है, मतलब इन्फानाइट। y12 की डेफिनेशन भी ऐसी होगी, 1/2 करंट बाय वोल्टेज I1/V2 व्हेन V1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि I1/0 दैट मीन्स द इन्फानाइट। सिमिलरली y21 इधर लिख देता हूँ, y21 2/1, देखो डेफिनेशन बिना सोचे लिखता हूँ मैं, 2/1 करंट बाय वोल्टेज, और दूसरा वोल्टेज डेफिनेशन जब V2 0 है तो I2/0 दैट मीन्स द इन्फानाइट। आप देखना मैं यहाँ पे, मेरे को याद कुछ भी नहीं है, मैं याद वाद नहीं रखता है सब चीज़ों को।
अपने माइंड सेटअप को बड़ा अच्छा रखा हूँ, बोला इन्फानाइट। तो अगर आप ये निकालने जाओगे तो या तो डज नॉट एग्जिस्ट बोल दो या तो इन्फानाइट बोल दो। इन केस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क डज नॉट एग्जिस्ट मीन इन्फानाइट वैल्यूज, एक ही बात है। वाई पैरामीटर का डज नॉट एग्जिस्ट बोलना एक ही बात है, वाई पैरामीटर का इन्फानाइट बोलना एक ही बात है। क्या आ गया S1? तो इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर का जेड और वाई पैरामीटर नहीं होता, नहीं होता भाई। जेड पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर बेसिक ट्रांसफार्मर। क्या की पॉइंट? वाई पैरामीटर और जेड पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ट्रांसफार्मर। एच और एबीसीडी होता कि नहीं देखेंगे, होता है एक्चुअली, बताऊं तो होता है, पढ़ेंगे जब देखेंगे। इसलिए जेड और वाई पैरामीटर कभी भी नहीं आता आपके पास ट्रांसफार्मर में। फिर जब ये लोगों को पता चल जाता है तो फिर कभी उनको जब नेक्स्ट लेवल में बात की जाती है और उनको ट्रांसफार्मर दे दिया जाए और मैं ट्रांसफार्मर दे दूं और पूछूं कि बताओ जेड और वाई पैरामीटर, तो वो बोलते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट। मैं एग्जिस्ट करवा सकता हूं, चेंज कर दूंगा ना। इस ट्रांसफार्मर का जेड और वाई पैरामीटर नहीं होता है, लेकिन मैं कुछ करूंगा इसके साथ तो एग्जिस्ट करवा दूंगा। मैं I1 को I2 होने से रोक लूंगा, I1 और I2 को रिलेट होने से रोक लूंगा, या वोल्टेज को रिलेट होने से रोक लूंगा, तो फिर मैं जेड और वाई दोनों निकलवा सकता हूं। इसका मतलब है कि ये ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर में कोई अगर आप एक्स्ट्रा चीजें लगा के रिलेशनशिप के साथ अगर खेल लोगे तो फिर जेड भी एग्जिस्ट करेगा और वाई भी एग्जिस्ट करेगा। वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बट बात की बात है, टाइम है, उसको टाइम है। जब मैं टू पोर्ट नेटवर्क के अच्छी जगह पे होऊंगा तब की बात होती है वो। इस ट्रांसफार्मर का आग बंद करके ट्रांसफार्मर नहीं, ये आग ओपन करके इस ट्रांसफार्मर का जेड और वाई पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता है। कल मैं यहाँ पे एक रजिस्टर डाल दूंगा और फिर बोलूंगा कर जाएगा, क्या करेगा नहीं बता रहा हूं, कर जाएगा बोला। इसलिए बिना सोचे आंसर नहीं बोलना अपने को, बिना सोचे। ऐसा ना हो कि आज के बाद आप ट्रांसफार्मर देखे फिर एक रजिस्टर लगा था संट में या सीरीज में लगा था, या इनपुट या आउटपुट या दोनों साइड, फिर आप बिना सोचे समझे बोल दिए जेड एंड वाई पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब आपका नॉलेज कम है, कुछ कुछ पता है लेकिन आपको अच्छे से नहीं पता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जेड एंड वाई पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस बेसिक ट्रांसफॉर्मर, दिस बेसिक ट्रांसफॉर्मर। कि जस्ट आपके पास हम बोल रहे थे कि एक आपके पास ट्रांसफॉर्मर था और उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एग्जांपल लिखते हैं। क्या एग्जांपल लिख रहे हैं कि अगर मैं बोलूँ देखो एक संट एलिमेंट है, सिंगल संट एलिमेंट, एक इम्पिडेंस है जेड, कोड के फॉर्म में बना देता हूँ मैं। ओके चलो, ये V1 है, ये I1 है, ये V2 है। और सिंगल संट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ? एक सिंगल संट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो आप बोलोगे सर एक सिंगल संट एलिमेंट में वोल्टेज सेम होता है, तो भाई V1 V2 तो सेम हो गया ना, तो ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया? अरे एक जीरो करोगे तो दूसरा जीरो हो जाएगा, एक को बढ़ाओगे दूसरा बढ़ जाएगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इसका मतलब है कि अगर मैं वाई पैरामीटर अगर निकालने जाऊं तो वाई पैरामीटर अगर मैं निकालने जाऊं तो सभी वैल्यू इन्फानाइट आएगी यार, सभी वैल्यू इन्फानाइट आएगी। देखो आपके पास ये सिंगल संट एलिमेंट हुआ, ये सिंगल संट एलिमेंट की प्रॉपर्टी। चलो सिंगल सीरीज एलिमेंट ले लेते हैं, सिंगल सीरीज एलिमेंट की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। सिंगल सीरीज एलिमेंट कल ही बात कर रहे थे इसलिए थोड़ा फास्ट बता दिया मैं, कल अच्छे से लिखा था मैं सिंगल सीरीज एलिमेंट। बस आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि सिंगल सीरीज एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है। सिंगल संट एलिमेंट का V1 V2 सेम होता है और सिंगल सीरीज एलिमेंट में करंट इक्वल एंड अपोजिट होता है। देखो I1 इक्वल टू माइनस I2 है, ये पता I1 की वैल्यू कितना है? अगर मैं बोलूँ कि I1 की वैल्यू बताओ तो आपको बोलना पड़ेगा सर I1 फ्लो रहा है V1 माइनस V2 बाई जेड। तो मैं बोलूँगा I1 है क्या, तो आप बोलोगे सर V1 बाई जेड माइनस V2 बाई जेड है, इक्वेशन नंबर 1 है। फिर इक्वेशन ऑफ वाई पैरामीटर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर I1 इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2। मैं बोलूँगा कंपेयर करो, तो y11 की वैल्यू 1 बाई जेड और y12 की वैल्यू माइनस 1 बाई जेड, दिस वन आ गया। I2 की वैल्यू कितना है? I2 की वैल्यू v2 माइनस v1 बाई जेड, तो माइनस v1 बाई जेड प्लस v2 बाई जेड है, इक्वेशन नंबर 2। I2 की वैल्यू y21 v1 प्लस y22 v2 है, इक्वेशन नंबर बी। कंपेयर कर लो, सिंपल कंपेरिजन। तो y21 की वैल्यू कितना है? माइनस 1 बाई जेड, y22 की वैल्यू कितना है? 1 बाई जेड। तो अगर मैं बोलूं कि एक सिंगल सीरीज एलिमेंट का एडमिटेंस मैट्रिक्स क्या होता है, वाई पैरामीटर्स क्या होता है, तो पता कितना आंसर होगा? 1 बाई जेड माइनस 1 बाई जेड माइनस 1 बाई जेड और 1 बाई जेड, दिस वन। और आपको यूनिट लिखना है तो आप कैपिटल एस लिख सकते हो, सीमेंस या ओम इनवर्स या मो या ओम इनवर्स, जो भी आपके पास, एम्पियर पर वोल्ट, ये एडमिटेंस का यूनिट है। इसका मतलब सिंगल सीरीज एलिमेंट का वाई होता है और सिंगल संट एलिमेंट का जेड होता है, सिंगल संट एलिमेंट का जेड होता है और सिंगल सीरीज का जेड नहीं होता था और सिंगल संट का देखो वाई पैरामीटर नहीं होता है। तो ध्यान से आप नोट कर लेंगे।
इतना नोट कर लो। यहाँ पे की पॉइंट आपको पता है कि आप क्या लिखने वाले, क्या की पॉइंट लिखने वाले हो? की पॉइंट ये लिखने वाले हो क्या, y पैरामीटर, की पॉइंट जो लिखने वाले हो कि y पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए सिंगल संट एलिमेंट, y पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सिंगल संट एलिमेंट। कोई लिखा भी है? राशिका पाटिल, एकदम सही स्टेटमेंट। y पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सिंगल संट एलिमेंट, सिंगल संट एलिमेंट। क्या बोला? y पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए सिंगल संट एलिमेंट। इसका ये एक इंटरेस्टिंग बात हुई कि अगर आपके पास सीरीज एलिमेंट है तो उसका y एग्जिस्ट करता है, वो लिखा y, और z एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि z के एग्जिस्ट ना करने से भी y एग्जिस्ट कर सकता है। यस, z के एग्जिस्ट ना करने से, इसका z करता है कि एग्जिस्ट? नहीं, y करता है। तो कई बार लोगों को लगता है कि मैं किसी को बोलूं कि एक नेटवर्क है जिसका z पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या y का क्या स्टेटस होगा? तो y एग्जिस्ट कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि z एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो y भी नहीं करेगा। देखो ना, इसका z करता है क्या? नहीं, लेकिन y करता है। इसका y करता है क्या? नहीं, लेकिन z करता है ना। तो z के ना करने से y कर सकता है? यस। y के ना करने से z कर सकता है? यस। तो इस चीज को ध्यान रखना बोला कि z पैरामीटर के एग्जिस्ट ना करने से भी y पैरामीटर एग्जिस्ट कर सकता है, y पैरामीटर के ना एग्जिस्ट करने से भी z पैरामीटर एग्जिस्ट कर सकता है। क्योंकि लोगों के माइंड में होता है कि z नहीं कर रहा तो y कैसे करेगा, लोगों के माइंड में होता है बोला। अब अगर मैं बोलूँ कि एडमिटेंस मॉडल अगर मेरे को करना है, एडमिटेंस मॉडल, एडमिटेंस मॉडल, ये एडमिटेंस मॉडल, कैमरा यहाँ पर रखा हुआ है। यस, एडमिटेंस मॉडल में ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो इनपुट इक्वेशन था, एक्चुअली इनपुट केसीएल है और ये आउटपुट केसीएल है। ये आउटपुट केसीएल है, किरचॉफ करंट लॉ का इक्वेशन। देखो करंट का इक्वेशन है और ये आउटपुट के करंट का इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि देखो एडमिटेंस मॉडल बनाना, तो देखो एडमिटेंस मॉडल बना रहा हूँ मैं, ये एडमिटेंस मॉडल, ये एडमिटेंस मॉडल बोला, ये ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो है क्या, इनपुट में इनपुट करंट होगा, ऐसा राइट मार्क कर रहा हूं, आपको राइट मार्क नहीं करना है। इनपुट में इनपुट करंट होगा, इनपुट वोल्टेज होगा, बट आउटपुट वोल्टेज कैसे आ सकता है? और अगर आउटपुट वोल्टेज इनपुट में है तो देयर इज सम डिपेंडेंसी बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ड्यू टू V2। अगर ये आउटपुट इक्वेशन है तो आउटपुट करंट का होना सही है, आउटपुट वोल्टेज का होना सही है, लेकिन इनपुट वोल्टेज का होना सही नहीं है, क्योंकि आउटपुट में इनपुट वोल्टेज नहीं हो सकता है, इनपुट में आउटपुट वोल्टेज नहीं हो सकता। और अगर है तो देर इज सम डिपेंडेंसी ड्यू टू V2, देर इज सम डिपेंडेंसी ड्यू टू V1। तो V2 के कारण डिपेंडेंट सोर्स होगा और V1 के कारण डिपेंडेंट सोर्स होगा। देखो I1 दो में डिवाइड हो रहा है, I1 करंट जा रहा है, दो में डिवाइड हो रहा है, Y1 टू V2, और ये एडमिटेंस है तो एडमिटेंस इंटू वोल्टेज ही तो करंट होता है। तो इस ब्रांच का करंट क्या है? Y11 इंटू V1 इज द करंट, Y1 टू V2। फिर I2 करंट आ रहा है, इसमें कितना हो गया? ये एडमिटेंस है तो वोल्टेज इंटू एडमिटेंस करंट होता है, और Y21 V1 सही है। यहाँ पे KCL लगा लो, पहला आ जाएगा, वहाँ पे KCL लगा लो, दूसरा आ जाएगा। और ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा पता है आपके पास? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये ना कंट्रोल कर रहा है इसको V2, इसको कंट्रोल कर रहा है V1। तो एक्चुअली ना ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स का एग्जांपल होता है एडमिटेंस मॉडल। जेड पैरामीटर मॉडल आसान दिख जाता है क्योंकि दो केवीएल का इक्वेशन था, इनपुट केवीएल आउटपुट केवीएल, ये दो केसीएल का इक्वेशन है, इनपुट केसीएल आउटपुट केसीएल, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ये इक्वेशन आ गया आपके पास, एडमिटेंस मॉडल। तो एडमिटेंस मॉडल बस याद रखना, ये एडमिटेंस है, ये एडमिटेंस है बोला, इसलिए एडमिटेंस इंटू वोल्टेज का प्रोडक्ट ही करंट होता है, ठीक है। तो ये मॉडल बना दिए। अब अगर मैं बोलूँ कि देखो अगर ये वाई पैरामीटर है, इसमें अगर मैं बोलूँ कि देखो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर I1 I2 2 क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स हुआ, और ये एडमिटेंस मैट्रिक्स हुआ, Y11 Y12 स्क्वायर मैट्रिक्स, Y21 Y22 2 क्रॉस 2, और ये V1 और V2 है। तो आपको मैट्रिक्स फॉर्म से इक्वेशन लिखते आना चाहिए, इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म आना चाहिए। मैं बोलूँ कि लेफ्ट साइड करंट मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 1 का एक कॉलम मैट्रिक्स है, करंट मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, दैट मीन्स द करंट मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1 हो रहा है। एडमिटेंस मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये एक वोल्टेज मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1 का, सही बात है एकदम।
तो एडमिटेंस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है 2 क्रॉस 2 का, एडमिटेंस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, तो 4 नंबर y11 y12 y21 और y22। मैं बोलूँ कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है, y11 y22 इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, और ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है y12 और y21। एडजॉइंट ऑफ y क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ y, एडजॉइंट ऑफ y जो होगा y22 y11 माइनस y12 और माइनस y21, दिस वन, ये। तो अगर मैं बोलूँ कि y का इन्वर्स क्या होगा, y का इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ y अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y, तो सबसे डिवाइड कर दिए पता आपने, y22 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y माइनस y12 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y माइनस y21 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y और y11 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y, ये आ गया। ठीक है, इतना आ गया आपके पास मैट्रिक्स के फॉर्म में। अगर मैं मैट्रिक्स वाइज बात करूं, मैट्रिक्स वाइज बात करूं अब तो मैट्रिक्स से पूरा का पूरा, तो मैट्रिक्स वाइज बात अगर मैं कर रहा हूं तो पता आपके पास जेड मैट्रिक्स जो होता है इम्पिडेंस मैट्रिक्स, वो वाई मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा, क्योंकि एडमिटेंस मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स होगा। या वाई मैट्रिक्स जो होता है वो जेड मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है, ये। और अगर ऐसा है कि जेड मैट्रिक्स वाई मैट्रिक्स का इन्वर्स है, तो देखो मैं लिख रहा हूं जेड मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ इन्वर्स ऑफ वाई। जेड मैट्रिक्स मतलब Z11 Z12 Z21 और Z22, और वाई इन्वर्स मतलब क्या हुआ पता है आपके पास, y22 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y, y11 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y माइनस y12 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y और माइनस y21 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y, दिस वन, ये y इन्वर्स है और ये z है। इसका मतलब Z22 क्या होता है, Z11 क्या होता है, y22 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y होता है। तो आपको अगर y पैरामीटर पता है तो y का आप एडजॉइंट लो, डिटर्मिनेंट लो, डिवाइड करो, इन्वर्स निकालो, z निकल जाएगा। ये पहला नंबर Z11 है, y22 अपॉन डिटर्मिनेंट y, Z12 माइनस y12 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y, Z21 इज द रिलेशनशिप बिटवीन z एंड y पैरामीटर। तो z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ y पैरामीटर ये हो गया। अब देखो मैं दूसरे से लिख रहा हूँ, ये हुआ आपके पास इस वाले से, अब मैं दूसरे से लिख रहा हूँ, y पैरामीटर इन्वर्स ऑफ z होता है। देखो y लिख रहा हूँ, y मतलब y11 y12 y21 और y22, ये y हो गया। और ये आपके पास जेड इनवर्स है, तो जेड इनवर्स अब भी लिख रहे थे, जेड इनवर्स का लिखे थे अपन Z22 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ जेड, लास्ट नंबर Z11 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ जेड माइनस Z12 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ जेड और माइनस Z21 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ जेड, ये आपके पास हो गया जेड इनवर्स। तो वाई जेड इनवर्स होता है, जेड वाई इनवर्स होता है, ये आपके पास रिलेशनशिप है। तो अगर आपको एक पता है तो दूसरा पता होगा। सपोज करो किसी नेटवर्क का, सपोज करो ये देखो, ये देखो ना, सपोज करो एक टी नेटवर्क है, ये 1 2 और 1, मैं बोलूँ इसका y निकालना है, इसका y निकालना है, तो आप बोलोगे सर y निकालना मतलब क्या, इसका z तो पता ही है सर, इसका z क्या होता था, मैं बोलूँगा इसका z कितना होता, तो 2 + 1 3, 2 और ये 1, और कितना आपके पास 2 + 1 3, दिस वन, इतना आ गया। फर्स्ट दो का एडिशन पहला नंबर, लास्ट दो का एडिशन ये लास्ट, और फिर मिडिल वाला ये आ गया। बताओ इसका डिटर्मिनेंट ऑफ जेड कितना हो रहा है, तो 9 - 4 5 हो रहा है। एडजॉइंट ऑफ जेड कितना हो रहा है, एडजॉइंट ऑफ जेड इसका, तो आप बोलोगे 3 3 इंटरचेंज हुआ तो सेम रह गया, और -2 मल्टीप्लाई होगा। अब इसको डिवाइड कर लो, तो जो जेड का इन्वर्स निकाल रहे हो वही तो वाई है। तो जैसे मैं 5 से डिवाइड किया तो पहला आंसर 3/5 है, दूसरा आंसर -2/5 है, थर्ड आंसर -2/5 है, और लास्ट आंसर -3/5 है। बाहर आपको क्या लिखना है, कैपिटल एस, तो सीमेंस यूनिट ऑफ एडमिटेंस आ गया। इसका मतलब ये ध्यान में आपके रहना चाहिए कि जेड से वाई निकालने में आपको 10 सेकंड लगेगा, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट में 10-12 सेकंड से ज़्यादा क्या लगेगा। इसका मतलब है कि अगर आपको जेड पता है तो वाई 10-12 सेकंड में पता चल जाएगा, अगर वाई पता है तो जेड 10-12 सेकंड में पता चल जाएगा। तो कोई क्या पूछ रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या निकाल सकते हो, क्योंकि दूसरा निकालने में 10 से 12 सेकंड लगेगा। मैं बोल रहा हूँ कोई आपसे वाई पूछ रहा है लेकिन आपको लग रहा है मैं जेड निकाल सकता हूँ, तो निकालो जेड, भूल जाओ कि कोई वाई पूछ रहा है। क्यों, क्योंकि जेड वही रखना कैमरा, क्योंकि 10-12 सेकंड के बाद तो जेड निकल जाएगा। अगर आपको कोई आपसे कोई कुछ भी पूछे, आप कंफर्टेबल जेड निकालने में हो तो आप जेड निकालो, अगर आप कंफर्टेबल वाई निकालने में हो तो वाई निकालो। क्यों, क्योंकि पहले से दूसरे तक पहुंचने में 10 से 12 सेकंड लगता है। 2 × 2 का मैट्रिक्स होता है हमेशा,
डिटर्मिनेंट सिर्फ दो नंबर का प्रोडक्ट माइनस दिस, तो डिटर्मिनेंट हो गया, और एडजॉइंट में दो नंबर इंटरचेंज होते और ये माइनस से मल्टीप्लाई होते तो एडजॉइंट हो गया, वो डिवाइड करना, बस इतनी स्टोरी में खत्म। 3 स्टेप में खत्म, और 3 स्टेप कुछ कुछ सेकंड के, 10 12 14 सेकंड, मैक्सिमम 10 12 सेकंड, उतने में आपका जेड से वाई निकल जाता, वाई से जेड निकल सकता है। तो फिर आप क्यों वरी करोगे कि मैं उससे जेड पूछा इसलिए जेड निकालूंगा, या वाई पूछा इसलिए वाई निकालूंगा। तो ये मेरा तरीका है इस चैप्टर का। तो अपने को पता चल गया कि जेड और वाई पैरामीटर एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, इसलिए मैं मैट्रिक्स पढ़ा रहा था, समझ आया आपको। तो जेड 1 1 1 अपॉन वाई 1 1 नहीं होता, वाई 1 1 1 अपॉन जेड 1 1 नहीं होता, ये जेड मैट्रिक्स है, पूरा का पूरा मैट्रिक्स है। तो जेड मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ वाई मैट्रिक्स होता है, वाई इनवर्स ऑफ जेड मैट्रिक्स होता है बोला। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन जेड एंड वाई पैरामीटर है, जेड से वाई निकाल सकते हो, वाई से जेड निकाल सकते हो। तो ओवरऑल आपके पास ये रिलेशनशिप बिटवीन जेड एंड वाई पैरामीटर भी कवर कर दिया कि एक आपको पता है, दूसरा पता कर लेंगे। तो मैं बोला देखो वाई पैरामीटर के बारे में बात करें, वाई पैरामीटर कब एग्जिस्ट नहीं करता, वाई पैरामीटर जेड पैरामीटर का रिलेशनशिप अगर एक पता है तो दूसरा पता कर लेंगे, इट्स ओके। तो धीरे धीरे अपने को पता चलते जा रहा है, बोला धीरे धीरे अपने को पता चलते जा रहा है। कि एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेता हूँ, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल स्टार डाल देता हूँ। पता मैं आपके पास एक पाई नेटवर्क ले रहा हूँ, और वो भी पाई नेटवर्क एडमिटेंस फॉर्म में, वाई ए, वाई बी और वाई सी। जैसे आपको ध्यान होगा कि हम टी नेटवर्क लिए थे, टी नेटवर्क लिए थे ना हम लोग, किसके लिए, जेड पैरामीटर के लिए। तो जैसे टी नेटवर्क इज वेरी कन्वीनियंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ जेड पैरामीटर, वैसे ही वाई पैरामीटर, ये जो पाई नेटवर्क होता है, पाई नेटवर्क इज वेरी कन्वीनियंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ वाई पैरामीटर। कल का अपना की पॉइंट था कि क्या टी नेटवर्क इज वेरी कन्वीनियंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ जेड पैरामीटर। आज आप लिख सकते हो कि पाई नेटवर्क इज वेरी कन्वीनियंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ वाई पैरामीटर, इसको पाई नेटवर्क बोलते हो आप, या इसी को डेल्टा नेटवर्क भी बोलते हो। ये डेल्टा नेटवर्क होता है, बट लोग नॉर्मली पाई बोल देते हैं, डेल्टा और पाई की बात है ये, बट ये एडमिटेंस फॉर्म में, एडमिटेंस फॉर्म में ये। एडमिटेंस फॉर्म, ठीक है। टर्मिनल तो हम बना लेते हैं, आप जानते हो। एक सपोज करो मैं इस जगह पे नोड लगाने वाला हूँ ए पॉइंट पे, और एक इस जगह पे नोड लगाने वाला हूँ बी पॉइंट पे, दो किरचॉफ करंट लॉ लगाने वाला हूँ, ठीक है। चलो लगाते हैं अपन। अगर मैं बोलूँ कि चलो किरचॉफ करंट लॉ ए पे लगा रहे हैं, KCL ए पॉइंट पे, अगर ए पॉइंट पे KVL लगा रहे हैं तो I1 इनकमिंग है भाई, ये I1 इनकमिंग, इस जगह का वोल्टेज V1, तो माइनस I1, V1 का मल्टीप्लाई होगा YB में, क्योंकि एडमिटेंस से मल्टीप्लाई उनसे करंट बनता है, और यहाँ पे होगा V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस इनटू YA इक्वल टू 0। पता I1 की वैल्यू कितना आ गया, I1 की वैल्यू आ गया YA प्लस YB इंटू V1 माइनस YA V2, इक्वेशन नंबर 1, YA प्लस YB V1 माइनस YA V2, और I1 की वैल्यू है KCL किरचॉफ करंट लॉ बी पे लगा रहा हूँ मैं। चलो बी पे लगा लेता हूँ, I2 इनकमिंग यार, तो माइनस I2, और YC में मल्टीप्लाई हो गया वोल्टेज का, तभी तो करंट बनता है, और पोटेंशियल डिफरेंस V2 से, क्योंकि V2 पे नोड लगा रहे हैं, Y इक्वल टू 0। तो पता I2 की वैल्यू कितना हो गया, I2 की वैल्यू हो गया माइनस YA V1 प्लस YA प्लस YC इंटू V2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अगर मैं बोलूँ कि y पैरामीटर के इक्वेशंस क्या होता है, तो I1 इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, और I2 इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं बोलूँ कि 2 और 1 को कंपेयर करना है, मतलब 1 और 3 को, फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 वी गेट 1 और 3 को कंपेयर करें, तो बताओ Y11 कितना आ गया, Y11 आ गया YA प्लस YB, YA प्लस YB, और Y12 कितना आ गया, Y12 माइनस YA। चलो ठीक है, फ्रॉम 2 एंड 4, फ्रॉम 2 एंड 4, फ्रॉम 2 एंड 4 वी गेट Y21 इक्वल टू माइनस YA, और Y22 इक्वल टू YA प्लस YC। तो Y पैरामीटर्स 2 क्रॉस 2, तो Y प्लस YB माइनस YA
माइनस वाई ए और वाई ए प्लस वाई सी, ये आंसर, ये आप याद रख सकते हो बोला। बड़ा आसान है, याद रख सकते हो बोला। ऐसा नहीं कि याद करना है बोला, इसको इसको मतलब देखते देखते ही याद हो जाएगा तो इज गुड, देखते देखते याद हो जाए बोला। तो वाई प्लस वाई बी, वाई प्लस वाई सी, माइनस वाई और दिस वन, ये एडमिटेंस। तो आपको पास पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बोलूँ कभी किसी से कि देखो एग्जांपल है आपके पास, और आपके पास टी नेटवर्क है, और आपको कोई बोल रहा है कोई आपको बोल रहा है वाई पैरामीटर निकालना है, आपके पास टी है, 2 है, 1 है और 1 है, इसको पाई में कन्वर्ट करना है। टी नेटवर्क है ना, इसको पाई में कन्वर्ट करना है, टी नेटवर्क ये मतलब हुआ पाई में कन्वर्ट करना है। एक ये हुआ, एक ये हुआ, टी नेटवर्क इसको पाई में कन्वर्ट करना है, दिस वन। तो अगर मैं बोलूँ कि देखो आपके पास अगर टी से पाई में कन्वर्ट करना, आपके पास टी से पाई में कन्वर्ट करना है, तो एक ये एलिमेंट्स आएगा, एक ये एलिमेंट्स आएगा और एक ये एलिमेंट्स आएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करना आपके पास, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में ना न्यूमरेटर जो होता है साइक्लिक ऑर्डर में मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 और 1 इंटू 1। तो साइक्लिक ऑर्डर में कैसे मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 2। इसका मतलब है 2 2 2 1, ये 5 आ गया आपके पास साइक्लिक ऑर्डर में, ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन Z1 Z2 प्लस Z2 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अब अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, मेरे को अगर ये चाहिए, तो इसके सामने जो आपके पास है ये दोनों इससे कनेक्टेड, इसके सामने ये, इसी को मिसिंग बोलते थे। इसका मतलब है कि आंसर आ जाएगा 5/2। ये कितना आ जाएगा, लेफ्ट वाला आपके पास ये दोनों से कनेक्टेड है, तो आपके पास ये दोनों से कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट्स इससे भी कनेक्टेड है आपके पास, इस वाले से और इस वाले से। तो ये आपके पास इसके सामने वाला ये हुआ, जैसे कि हम ये निकाल रहे थे तो इससे कनेक्टेड था, तो ये हुआ। इससे अगर देख रहे तो इससे डिवाइड होगा, तो ये 5/1 हो जाएगा, चेक करना। और अगर मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ तो दोनों से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा 5/1। ऐसा आ रहा है आपके पास, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, पूरा दिखाते रहना बेटा ना। इतना दिख रहा है आपको? तो जस्ट मैं बोला कि देखो आपके पास अगर एक टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क में कन्वर्ट करना, आपके पास पाई नेटवर्क में अगर मेरे को कन्वर्ट करना है, तो ये आ गया डिवाइड बाई 2, इधर डिवाइड बाई 1। तो बताओ आपके पास कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है बोला, कितना आंसर आ रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि देखो बताओ वाई पैरामीटर कितना आ गया, तो मैं बोलूँ कि वाई प्लस वाई भी आ गया, 5/2 प्लस 5 आ गया, 5/2 प्लस 5 हो गया, -5 हो गया, -5 हो गया, और 5/2 प्लस 5 हो गया, 5/2 प्लस 5। ये देखो इतना आ रहा है यार, देखो ध्यान से देखो बोला। इसका मतलब है कि y की वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 10 प्लस 5 15/2, -5 और 15/2 लिखे हम लोग। y प्लस वाई भी, -y और y प्लस वाई भी। देखो ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे आपके पास ये अगर आपके पास आया है तो ये रॉन्ग है। पता है आपके पास क्यों रॉन्ग है बोला, क्यों रॉन्ग है, रॉन्ग क्यों है, क्यों रॉन्ग है? इसलिए रॉन्ग है क्योंकि सब ओम है। आप कन्वर्ट किए डेल्टा टू मतलब टी टू पाई या स्टार टू डेल्टा, सब ओम है। तो पता वाई की वैल्यू क्या होगी, एडमिटेंस के फॉर्म में जब मैं वाई लिखता हूं तो ये 5/2 नहीं है, 2/5 है, 2/5 सीमेंस कैपिटल एस। ये जो दिख रहा है वाई सी, ये 1/5 है, 1/5 ओम इनवर्स। एक बार देखो ओम इनवर्स लिखा, एक बार एस लिखा। ये अगर आपके पास वाई भी है, वाई भी, तो 1/5 है, ये मोह, एक ही बात है। ये यूनिट लिखना, मोह लिखना, या कैपिटल एस स्मॉल एस नहीं, कैपिटल एस सीमेंस, या फिर ओम इनवर्स लिखना है। यूनिट ऑफ एडमिटेंस है, कोई वो लिखता है, कोई ये लिखता है, कोई ये लिखता है, मैं तीनों लिख दिया अलग अलग जगह पे। अब अगर मैं लिख रहा हूँ कि अब मेरे को वाई पैरामीटर लिखना है, तो ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था। अब मेरे को वाई पैरामीटर लिखना है तो मेरे को पता है कि वाई प्लस वाई भी होता है पहला नंबर, सेकेंड नंबर माइनस वाई होता है, थर्ड नंबर माइनस वाई होता है, फोर्थ नंबर वाई प्लस वाई सी होता है। अब एडमिटेंस के फॉर्म में और वाई पैरामीटर लिखना है आपके पास, तो कितना हो गया वो 2/5 वाई प्लस वाई भी, तो 2/5 प्लस 1/5, तो पता 3/5 हो गया, फिर -2/5 हुआ, फिर -2/5 हुआ, और उसके बाद 1/5 और 2/5, तो 3/5 हो गया, और कैपिटल एस बाहर लिख दिया, ये आंसर आ गया। तो कभी कभी हम जल्दबाजी में बहुत मिस्टेक करते हैं, यूनिट का केयर नहीं करते, क्योंकि लोग यूनिट नहीं लिखते, ऐसा मिस्टेक हो सकता है।
हाँ बट मेरे पास एक और ऑप्शन था कि देखो ये y लिखा, एक और मेरे पास ऑप्शन था कि जो मैं बड़ा कंफर्टेबल रखता हूँ कि मैं t को पाई में कन्वर्ट किया, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, t को पाई में कन्वर्ट करूँ, पाई को एडमिटेंस में कन्वर्ट करूँ, उसके आंसर मेरे पास ऑलरेडी है और बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा, आपको बहुत बहुत बार आपको टी नेटवर्क में यही हमेशा आसान लगेगा क्या कि अगर मेरे को z निकालना है सर तो मैं तो 2 + 1 3 करूँगा और फिर सर ये 2 लिखूँगा, ये 2 लिखूँगा सर और 2 + 1 3 लिखूँगा, ये आपके पास ऐसे था। अभी आपके पास लिखा था, देखो ध्यान से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ z तो 9 - 4 5 आ गया। और आपके पास अगर मैं बोलूँ कि देखो एडजॉइंट ऑफ z कितना आ रहा है, तो एडजॉइंट ऑफ जो z था, भी सेम एग्जांपल ही हो गया था, मेरे को लगता है डेटा चेंज ही नहीं हुआ, तो ये आपके पास 3 3 -2 -2 आ गया। डिवाइड कर दो तो 3/5, तो y मतलब होता है z का इन्वर्स, और अगर z का इन्वर्स तो आंसर वही आ जाएगा 3/5 -2/5 -2/5 और 3/5, ये दिस वन आंसर। तो मेरे पास दो तरीका है, एक टी से अगर मेरे को y लिखना है तो मैं z लिखूं, एडजॉइंट निकालूं, डिटर्मिनेंट करूं और सॉल्व कर लूं, या उस टी को पाई में कन्वर्ट कर सकता हूं, पाई से एडमिटेंस मेरे को क्लियर रहना चाहिए और एडमिटेंस का आंसर ही है, तो बड़ा ज़्यादा टफ नहीं है, तो मैं एडमिटेंस को भी इंपॉर्टेंस देके रखा हूं कि देखो भाई एडमिटेंस एडमिटेंस। बाकी कई लोगों को ये बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि ये पता चल गया आपको कि z तुरंत लिखेंगे, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट करेंगे, सर y आ जाएगा सर, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना बोला जितना मैं बताते जा रहा हूँ। इतना आपके पास हो गया, तो एक एडमिटेंस मैट्रिक्स के बारे में भी अपन लिख लिए, जस्ट पता होना चाहिए था। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि टी नेटवर्क इज वेरी कन्वीनियंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ जेड पैरामीटर, वैसे ही अगर पाई नेटवर्क है आपके पास तो आप अगर नोड लगाते हो तो बड़ा आसान हो जाता है। ये तो कन्वर्जन की बात हुई, अगर आप नोड लगाते हो, सिंपल आप नोड लगाओगे तो इनपुट केसीएल लगेगा और उधर आउटपुट केसीएल लगेगा। तो अगर आपको इनपुट केसीएल और आउटपुट केसीएल आसान सी चीज़ लगती है, इनपुट किरचॉफ करंट लॉ और आउटपुट किरचॉफ करंट लॉ, इनपुट केसीएल और आउटपुट केसीएल आसान लगता है, तो फिर आपका आसानी से सॉल्व हो सकता है, बोला आसानी से। कंसीडर रजिस्ट्री नेटवर्क सोन इन बिलो फिगर, कंसीडर रजिस्ट्री नेटवर्क सोन इन बिलो फिगर। चलो रेडी, कंसीडर रजिस्ट्री नेटवर्क सोन इन बिलो फिगर, कंसीडर रजिस्ट्री नेटवर्क सोन इन बिलो फिगर। देखना ध्यान से, फोकस करना एकदम। ये बनाया मैं 1/2 ओम लिखा, वन बाई 3 ओम लिखा, ये V2 लिखा, ये I2 लिखा, ये V1 लिखा, ये I1 लिखा, ये 1 ओम लिखा, ये 4V2 लिख रहा हूं। ठीक, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, मतलब ये टी नेटवर्क है कि पाई नेटवर्क है। दूसरा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है कि नहीं, यस और नो। थर्ड, सुपर नोड पॉसिबल है कि नहीं, यस और नो। 3 क्वेश्चन पूछा, ये टी नेटवर्क है कि पाई नेटवर्क है। पहला क्वेश्चन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है कि नहीं, यस और नो। और थर्ड क्वेश्चन में लिखा, थर्ड वाला पूछा सुपर नोड, यस और नो। 3 चीज पूछने वाला हूं। तो रजिस्टर नेटवर्क सोन इन बिलो फिगर, फाइंड जेड एंड वाई पैरामीटर, जेड और वाई पैरामीटर निकालना है। वो 3 क्वेश्चन तो पूछ ही रहा हूं, बाद में सॉल्व करना। जेड और वाई पैरामीटर, फाइंड जेड एंड वाई पैरामीटर, ये क्वेश्चन हम फाइंड आउट करने वाले हैं। फाइंड जेड एंड वाई पैरामीटर, पहला चीज कि ना तो ये टी है ना तो पाई है। टी और पाई नेटवर्क कैसे हो सकता है, डिपेंडेंट सोर्स लगा, डिपेंडेंट सोर्स नहीं होता तो टी पाई था। टी कैसे आप टी पाई बोल दोगे, आपको कुछ मौका मिला और टी पाई बोल दी है। अब मैं बोलूंगा कि टी पाई है, तो अगर ये पाई है तो टी, अभी पाई लिखी है तो टी में कन्वर्ट कर दो जरा। जो लोग भी पाई लिखे वो टी में कन्वर्ट करो जरा इसको, तो आप बोलोगे कि कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो फिर पाई क्यों बोले आप? अगर ये टी में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो पाई क्यों बोले आप? डिपेंडेंट सोर्स लगा है, मैं तो मजाक किया था।
मैं तो मजाक किया था कि फिगर बनाया, डिपेंडेंट सोर्स डाला, टी पाई पूछ लिया, आप भी मौका देख के पाई बोल दिया। पाई सर, ये पाई स्ट्रक्चर पाई, तो टी में कन्वर्ट करो फिर। जितने लोग पाई बोल रहे हैं, जितने लोग पाई बोल रहे हैं टी में कन्वर्ट करो। तो जितने लोग बोल रहे थे नाइदर टी नॉर पाई इज करेक्ट, ना तो टी है ना पाई है। डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क टी पाई नहीं होता, सिर्फ दिखने में ऐसा लग रहा है, और वो आपकी सोच है, आपको लग रहा है पाई। रखो फिर अपने पास ही उसको। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यस और नहीं लिखा, तो कई लोग लिखे यस, कोई लोग लिखे नो। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट सोर्सेस में लगता है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लग सकता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करके करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल, ये जो दिख रहा है आपके पास, ये एक प्रैक्टिकल वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। ये प्रैक्टिकल क्योंकि इसके सीरीज में प्रैक्टिकल वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है आपके पास। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यस, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लीकेबल है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लीकेबल है भाई। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज वैलिड फॉर द डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क। कहाँ नहीं लगता है? जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, पढ़ाया था मैं आपको, ठीक है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। सुपर नोड पॉसिबल नहीं। जब भी लोग सुपर नोड लिख रहे हैं, सुपर नोड तब लगता है इफ आइडियल independent or dependent voltage source is connected between two non-reference node, then this two non-reference node forms generalized node or super node। तो सुपर नोड का कंसेप्ट तब लगता है जब एक आइडियल वोल्टेज सोर्स आइदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इज कनेक्टेड बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड। दैट मीन्स कोई भी ग्राउंड नहीं हो सकता दो नॉन रेफरेंस नोड में से, तब लगता है सुपर नोड। यहां कहां लगेगा यार सुपर नोड? एक रेजिस्टेंस लगा है, प्रैक्टिकल है वो, तो सुपर नोड नहीं लग सकता, तो नो। तो आंसर इसका था यस, इसका था नो, और ये टी और पाई में से कुछ भी नहीं था, नाइदर टी नॉर पाई। अब मैं बोल रहा हूं कि अपने को समझना है कि मैं क्यों पूछा तीनों चीज। सोचिए, आप सोचिए कि मैं तीनों चीज क्यों पूछा। मैं ऐसा करता हूं, देखो आप, मैं जबरदस्ती टी पाई बोला। मैं मजाक बहुत करता हूं ना टेक्निकली, मैं से ज्यादा टेक्निकली मजाक मेरे को नहीं लगता कोई करता होगा। मैं बहुत मजाक करता हूं टेक्निकली, ये पहला मजाक था मेरा कि टी है कि पाई है, इसको मजाक बोलते हैं टेक्निकली। आप भी मजाक कर रहे थे, नहीं? टी बोल के पाई बोल के कई लोगों को लगा। ये भी नहीं सोचे कि अभी टी पाई बता रहा था मैं और पाई बचा यही है क्या कि टी पाई है और आप बोलोगे सर पाई है। अगर वो डिपेंडेंट सोर्स नहीं होता तो मैं पूछता कि टी है कि पाई है, मतलब ये कोई क्वेश्चन होता है? मेरा बेटा अगर 2 बार देख लेता टी पाई तो वो भी बता देता पाई है, तो ये क्वेश्चन पूछता क्या? मैं सोच के देखो। तो मेरी बातों को बड़ा ध्यान से सुनना है। तो जितने लोग भी मिस्टेक किए उनको समझना है बोला, उनको समझना है बोला अच्छे से, ठीक है। तो क्यों मैं बोलता हूं कि बड़ा अच्छे से समझना है चीज़ों को, तो हमारे कंसेप्ट कई बार ना स्ट्रांग नहीं रहते। हमको सिर्फ नेटवर्क सॉल्व करना कोई सिखाता है, हमको ये नहीं सिखाता कि आप गलत क्या सोचते हो। जितने लोगों को भी लोग नेटवर्क पढ़ाते हैं, क्योंकि नेटवर्क एक बेसिक सब्जेक्ट है, तो सब लोगों को लगता है कि नेटवर्क एक आसान सब्जेक्ट है। टीचर लोगों को लगता है कि नेटवर्क एक आसान सब्जेक्ट है। नेटवर्क हो सकता है टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान सब्जेक्ट है, लेकिन ट्रांसफर करना, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम है नेटवर्क में, उनको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, उनको ये समझ नहीं आता कि थॉट कैसे क्रिएट करते, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी प्रॉब्लम को हटाओ। एक टीचर का काम होना चाहिए नेटवर्क पढ़ाते समय। मैं बोला हूं कि देखो, इसमें अगर मैं बोलूं कि दोनों जगह नोड लगाना है, तो कुछ लोग तो बहुत अच्छा जानते हैं ना, तो वो लोग नोड ना डायरेक्ट लगा देते, बट मैं फिर भी किसी को एडवाइस करता हूं कि देखो, अगर आप नोड लगा रहे हो इनकेस किरचॉफ करंट ला, अगर आप किरचॉफ करंट लॉ लगाने का प्लान कर रहे हो और अगर कोई आपको दिख रहा है कि कोई वोल्टेज सोर्स, अगर आपको दिख रहा है कि कोई वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में कन्वर्ट हो सकता है, तो कर लिया करो यार। तो देखो ये वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो कर रहा हूं मैं। बिना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता हूं मैं, वो भी लिख दूंगा। पहले मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं। तो चलो देखो ध्यान से, 1/2 देखते रहना। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो पैरेलल में आ जाएगा, और करंट सोर्स का डायरेक्शन क्या होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में? -2 प्लस। माइनस किस साइड है? राइट साइड। हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो -2 प्लस होता है इन केस ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। करंट की वैल्यू होती है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, जानबूझ के 1 रखा, इसलिए करंट 4V2 हो गया। डिवाइड बाय 1 करने से पता नहीं चलता है, इसलिए 1 ओम जो होता है वो सबसे बेस्ट नंबर होता है। क्यों? क्योंकि वो नंबर को चेंज नहीं होने देता है। वोल्टेज करंट बन जाता है, करंट वोल्टेज बन जाता है, इसको बोलते हैं बेस्ट नेटवर्क का फॉर्म। तो 1 ओम सबसे बेस्ट नंबर है। अगर मैं चाहता हूं लोगों से गलती करवाऊं तो मैं 1 ओम को यूज करना पसंद करूंगा। अगर मेरे को कोई बोले कि गलती करा लोगों से, तो मैं 1 ओम को यूज करना पड़ूंगा, क्योंकि जिस दिन 2 वोल्ट 2 एम्पियर बनेगा लोगों को प्रॉब्लम होती है। देखो वो वोल्टेज करंट बन गया, तो कई बार लोग सोचते कि अच्छा ये वोल्टेज करंट बन गया। नहीं भाई, ये वोल्टेज करंट नहीं बना, डिवाइड बाय 1 हुआ, डिवाइड बाय 1 हुआ, जानबूझ के 1 रखा हूं, इसलिए 4V2 चेंज नहीं हुआ करंट। तो करंट का डायरेक्शन कैसा पता चला? जब भी आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम -2 प्लस, ऐसा लिखवाता हूं मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में। ये मैं कन्वर्ट किया। कोई ये भी बोल सकता है कि सर बिना किए भी कर सकते हैं क्या? तो मैं बताता हूं सब कुछ। अब देखो इस जगह पे नोड लगा रहा हूं,
ये ए पॉइंट माना मैं लेफ्ट में, उसको बी पॉइंट माना। बड़े अच्छे से सॉल्व करते रहना चाहिए। ए पॉइंट पे अगर मैं नोट लगा रहा हूँ किरचॉफ करंट लॉ, ए पॉइंट पे लगा रहा हूँ यार, ये तो पता I1 इनकमिंग है, लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए -I1, जो इनकमिंग है उसको माइनस लिखता हूँ। V1 अपॉन 1/2 ठीक बात है, V1 माइनस V2/1, और एक है इनकमिंग -4V2, ठीक है, इक्वल टू 0। I1 इक्वल टू यार, I1 इक्वल टू कितना V1, 2V1 V1 3V1 -5V2, चेक भी करना इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं y पैरामीटर के इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ तो y11 V1 प्लस y12 V2, ये इक्वेशन नंबर ए, दोनों को कंपेयर कर लो तो y11 की वैल्यू 3 आ गई, 3 ओम इनवर्स लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y12 की वैल्यू लिखो -5 ओम इनवर्स, ये आ गया। चलो किरचॉफ करंट लॉ बी पे लगा रहा है, इसलिए मैं बोला सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने से आसान हो जाता है। आसान इसलिए हुआ क्योंकि आप नोट लगा रहे हो, जबरदस्ती सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना होता है, कभी फंस जाओगे पता चला। -I2 V2 अपॉन 1/3, कई बार लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, क्यों? इसलिए करते हैं क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, हम जानते हैं कि होता है और फिर कर दिए, ये दोनों ही गलत बात है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क को ईजी करने के लिए बनाया गया है, नेटवर्क को टफ करने के लिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाया गया है। बहुत सारे लोग, बेसिक लोग जिनको कम आता है, वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद सोचते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि उनको कम आता है। जो इंटेलिजेंट होता है वो पहले सोचता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, फिर उसको लगता है कि करना चाहिए तो करता है, लगता है कि नहीं करना चाहिए तो नहीं करता है, अपना नॉलेज चेक नहीं करता है वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में। नॉर्मल लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जानते ही नहीं है कि कब करना है करके, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको कोई अच्छे से सिखाया नहीं है कि कब करना चाहिए, वो लोग जबरदस्ती करते हैं। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से चीज़ें आसान हो सकती है और बड़ी आसान से चीज़ टफ हो सकती है अगर गलत जगह अप्लाई कर लिए तो। पता है वाई पैरामीटर की वैल्यू कितना आ गया? पहला नंबर कितना था 3, सेकेंड नंबर -5, थर्ड नंबर -1, फोर्थ नंबर 4। ये ओम इनवर्स लिखो चलेगा, या ऐसा मोह लिखो चलेगा, एम्पियर पर वोल्ट चलेगा, कैपिटल एस लिखो, नॉर्मली आईआईटी के प्रोफेसर कैपिटल एस लिखना पसंद करते हैं, सीमेंस, ये वाई एडमिटेंस। अगर मैं बोल रहा हूँ चेक कर लेना एक बार, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ करके, चेक भी करना है आपको, बताना है कि सही है। कभी कभी मैं मिस्टेक भी कर सकता हूँ ना, क्योंकि डायलॉग बाजी मारते रहता हूँ तो पता चला डायलॉग बाजी में ज़्यादा फोकस हो गया तो ये मिस्टेक हो गया, तो कभी कभी मिस्टेक भी हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ वाई कितना हो गया 12 -5, तो 12 -5 आपके पास 7 आ रहा है भाई, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ वाई, एडजॉइंट ऑफ वाई हो गया 4, ये 3, ये 4 3 हो गया, -5 5 हो गया और ये 1 हो गया। पता है जेड पैरामीटर कितना हो गया? वाई का इन्वर्स, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट था आपके पास 7, 4/7 पहला आंसर, 5/7 दूसरा आंसर, 1/7 थर्ड आंसर और 3/7 लास्ट ऑप्शन। और ये ओम है, ये ओम है, चेक कर लेना जेड और वाई पैरामीटर, चेक कर लेना। बोला कुछ गड़बड़ कर दिया, 4V2 नहीं लिखा था क्या मैं? 1 2 4V2, अच्छा एक, ओफो, I2 V2/1/3 V2 - V1/1 और 4V2 नहीं लिखा। बोला था मैं कि मैं कभी कभी फटाफट लिखता हूँ, तो देखो 4V2 नहीं लिखा था, जो कि 4V2 आउटगोइंग था। तो I2 की वैल्यू कितना हो गया आपके पास 4V2, तो -V1 हो गया 4V2 और 4 8V2 था, ये 8V2, तो बता आपके पास ये 8 आ गया 4 की जगह, चेक करो 8, 4V2 इंक्लूड करना था, 8 आ गया, इसका मतलब ये हुआ 8, तो 24 में से -5 के 24, तो 19 हो गया, तो 19 चेक करो, तो ये 8, ये 5 और 1, तो 8/19, 8/19, 5/19, 1/19, 3/19। अब चेक कर लो, ये भाई ये सिंपल रेजिस्टेंस है ना, ये कोई एडमिटेंस मॉडल एडमिटेंस नहीं है बोला कि पाई नेटवर्क का एडमिटेंस फॉर्म है, सिंपल सॉल्व करना है बोला, इज वेरी नॉर्मल। ओम ओम ओम, क्यों ओम नहीं रहेगा? रेजिस्टेंस से तो ओम ही रहेगा, वो अलग से था स्पेशल पाई नेटवर्क इन एडमिटेंस फॉर्म। अभी सब कुछ सही, ठीक है, वो जल्दीबाजी में नहीं लिखा था मैं, अभी सब कुछ सही बोला। कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, नॉर्मल लोग को ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा ही करता था स्टूडेंट में, कभी गलती नहीं होती थी। कुछ लोग बहुत ही बेहतरीन जानते, इधर देखना, इधर कैमरा, कैसे नोट लगा रहे इस जगह पे ए पे, तो लिखते हैं I1 इक्वल टू, उनको पता है -I1 है तो I1 इक्वल टू, सही है, V1/1/2, सही बात कर रहे हो लोग। फिर वो लोग क्या करते हैं पता है, V1 -4V2
ये माइनस 4v2 और माइनस v2 डिवाइड बाई 1, पता उनका हो गया। फिर उनका i1 इक्वल टू कितना आ गया पता है, 2v1 और v1 3v1 और कितना आ गया माइनस 5v2। देखो उनका y11 भी 3 आ गया और y12 भी माइनस 5 आ गया। वो लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बिना भी नोट लगा देते। फिर उनको कोई बोल रहा है कि चलो v2 पे नोट लगाओ, तो i2 इक्वल टू कैसे लिखते पता है वो, v2 अपॉन 1/3। चलो फिर यहाँ से लिखना चालू करते, तो v2 प्लस ना प्लस, क्यों प्लस, इस साइड से माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 4v2, फिर माइनस v1/1 ये। तो पता i2 की वैल्यू कितना आ गया, i2 की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, कितना v1 आपके पास अगर मैं बोलूँ तो ये माइनस v1, तो आपके पास ये माइनस v1 प्लस 4 5 और 3 9 5 और 3 8 8v2, सही तो 8v2। तो उनका y21 आ गया -1 और y22 आ गया कितना 8। तो उनका डायरेक्ट ही y पैरामीटर आ गया कितना, y11 की वैल्यू आपके पास 3 आ गया, ये -5 आ गया, ये -1 आ गया और 8 आ गया। ये देखो उनको टाइम नहीं लगता। ये एकदम बहुत होशियार लोगों की बात कर रहा हूँ, एकदम होशियार लोग। एक नॉर्मल स्टूडेंट डरता है सबसे, क्योंकि कुछ लोग को बहुत आता है पता है आपके पास। वो लोग ना बिना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के भी नोट लगा देते हैं। उनको पता है v1 माइनस इधर v2 है तो v1 माइनस v2, फिर प्लस 4v2 भी है तो v1 माइनस v2 माइनस 4v2 डिवाइड बाई 1। जब इधर नोट लगा रहे तो v2 माइनस v1 और फिर माइनस ऑफ माइनस 4v2 तो प्लस 4v2 हो गया डिवाइड बाई 1 हो गया, खत्म क्वेश्चन हो गया उनका। तो ये बहुत जो इंटेलिजेंट लोग रहते हैं ऐसा सब कुछ करते हैं बोलो। ये थोड़े से अच्छे लोग करते हैं, मतलब जो लोग नेटवर्क का अच्छा लेवल जानते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा कोई करता होगा तो अच्छी बात है बोला, इसका मतलब उनको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। जिन लोगों को नहीं होता उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा करना इज गुड। जिन लोगों को नहीं होता होगा उनको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहिए, धीरे धीरे उनको ये ट्राई कर सकते हो लोग। ये नेक्स्ट लेवल है एक्चुअली, कैलकुलेशन का नेक्स्ट लेवल है। बाकी लोगों को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से आना चाहिए, तो दोनों तरीके से सॉल्व कर दिया। ऐसे भी कुछ लोग नोट लगाते बोला, ऐसे नोट लगाते, डायरेक्ट ही नोट लगा देते पता है आपको। तो कुछ लोग को बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, अपने को भी बनना है वैसा। ठीक है, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे वाला सेशन। ऐसे आप एंजॉय करते रहो बोला। मैं इस सेशन को एंड करता हूँ, तो लव यू ऑल। आप ऐसे ही करते रहे और मैं ऐसा ही रहूँगा। मैं ज़्यादा एक्टिंग नहीं करूँगा, जब मेरे को खराब लगेगा मैं खराब बोलूँगा, ऐसे मैं करता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो मैं मतलब ये सब मेरा स्टाइल है बोला, इसी टाइप की चीज़ों को मैनेज करने का। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।